जिनको बहुत डांट मार के यस यस बुलवा के बड़ा किया है, नाउ दे हेट देयर पेरेंट्स। I've seen a lot of adults. एंड उसके बाद में वो एक बार अब्रॉड चले जाते हैं, उसके बाद में कभी वापस नहीं आना चाहते हैं। मदर एंड फादर आज जो गलती कर रहे हैं वो रेस्ट ऑफ यू बच्चे को देते हैं, रिमेनिंग एनर्जी देते हैं, और बच्चे से वो अपेक्षा करते हैं कि वो बच्चा मुझे बेस्ट ऑफ यू दे। बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो पहला, जो भी मम्मी पापा को अपने बच्चों को जबरदस्त तरीके से ब्रेन डेवलप करना है तो हो सके उतना भगाए, हो सके उतना दौड़ाए, हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स फिजिकल एक्टिविटी में, माने वो बच्चे को बैठने का कहना लिटरली इज अ क्राइम। दिल्ली जैसे जगहों पे फैंसी स्कूल्स का बहुत कंपटीशन है, सो व्हाट इज़ योर सजेशन कि सिंपल स्कूल भी काफ़ी है या फैंसी स्कूल महंगा ब्रांड ये सब चाहिए? आपका जो बजट हो बच्चे के एजुकेशन को लेकर, उसका 70% फीस हो, अच्छा। उसमें फैंसी आती है तो ले लें। एक रिसर्च में अगर आपको बताऊं, अबाउट 50% ऑफ वर्किंग वुमेन इन इंडिया लीव देयर जॉब्स अराउंड एज ऑफ 30, ऑफन आफ्टर चाइल्ड बर्थ, एंड डेटा शोज दैट नियरली हाफ द वुमेन हु ट्राई टू रिटर्न टू वर्क, वो वापस 3-4 महीने में छोड़ देती हैं। इसलिए नहीं कि वो काम नहीं करना चाहती, लेकिन बच्चा और जॉब दोनों संभालना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है। जैसे बच्चे ने मेरी बात नहीं सुनी, या बच्चे ने टीवी ज़्यादा देखा, बच्चे ने झूठ बोला, बच्चे ने गुस्सा किया, ऐसा प्रॉब्लम आया, राइट। उसको जनरली पेरेंट्स कैसे टेकल करते हैं? पहले बच्चे को रोकेंगे, बेटा दिस इज नॉट गुड, आपको नहीं करना चाहिए। नंबर 2, रोकने के बाद टोकेंगे, कितने बार बोला, अब ना उसके बाद में ठोकेंगे। गुस्सा आएगा तो बच्चे को पनिश करेंगे। कहते भी ना कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, पर आज विलेजेस गायब है, वो 2 मम्मी पापा ही लगे पड़े हैं और फिर कमी निकालने के लिए लोग आ जाते हैं। आइंस्टाइन को किसी ने पूछा कि बच्चे को जीनियस बनाना है तो क्या करें? उन्होंने जवाब दिया, कहानी सुनाए। कहानी सुनाए। ओह, द बिगेस्ट क्वेश्चन पेरेंटिंग का, स्क्रीन टाइम। बच्चों का स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए, कैसे रोके जिनका बहुत ज़्यादा हो चुका है ऑलरेडी? जैसे रील्स देखना बच्चों की ब्रेन के लिए गलत है, मारधाड़ वाली चीज़ें देखना, या वेब सीरीज़, या एज से पहले कुछ इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को देख लेना, या वो चीज़ नज़र के सामने आ जाना, वो सारी चीज़ें गलत है। ओके। कई लोग इग्नोर करते हैं और बोलते हैं कि इग्नोर कर दो, ये अपने आप चुप हो जाएगा, वो गलत, मुझे ऐसा लगता है वो गलत है। जब बुढ़ापे में आप भी रोएंगे वो भी सेम करेगा। जैसे कोई बच्चा आपका बैड वर्ड्स यूज़ करना स्टार्ट कर चुका है और वो पब्लिकली सोशल स्ट्रक्चर में गाली दे रहा है, तो आपको कैसे रोकना है? बेटा 1 मिनट अब मेरे पास आओ तो एंड उसको हम दूसरे रूम में लेके जाए। हाय, वेलकम टू द ULC, द अल्टीमेट लाइफस्टाइल चेंज। मैं हूँ प्रियंका, द होस्ट एंड द प्रोड्यूसर ऑफ दिस पॉडकास्ट। आज इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे मुश्किल जॉब के बारे में। यस, आपने सही समझा, पेरेंटिंग। और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि एज अ पेरेंट मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि मैंने ना बहुत टाइम पहले एक वीडियो देखी थी सदगुरु की, और वो उसमें बोल रहे थे कि अ चाइल्ड इज़ नॉट योर प्रॉपर्टी। जब आप इस दुनिया में बच्चे को लाते हैं ना, तो वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आपके थ्रू ज़रूर आया है, लेकिन वो आपके लिए नहीं आया है इस दुनिया में। सिर्फ एक इस थॉट ने ना मेरी पूरी पेरेंटिंग जर्नी को बदल दिया। उसके बाद से मुझे हमेशा लगता है कि इट्स अ अचीवमेंट, इट्स अ प्रिविलेज जिसको आपको चेरिश करना चाहिए, जिसको आपको मतलब थैंकफुल होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड करना चाहिए कि मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं एक ह्यूमन को इस दुनिया में ला पाई, और मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको सेंसिटिवली, उसको एक अच्छा इंसान बनाऊं। सक्सेसफुल बनाना सेकेंडरी है मेरी लिस्ट में, लेकिन उसको एक ऐसा इंसान बनाना ज़रूरी है जो किसी और को दुख ना दे, किसी का गलत ना करे। ये मेरी अपनी फ़िलॉसफी है, आपकी कुछ और हो सकती है, लेकिन हाँ, अगर आप आज इस कॉन्वर्जेसन को सुनने के लिए बैठे हैं तो ज़रूर आप उसको ऐसा ही कहीं रेस करना चाहते हैं। आज का पॉडकास्ट उन सब के लिए एक ब्यूटीफुल कॉन्वर्जेसन है जो चाहते हैं अपने बच्चों को ना सिर्फ सक्सेसफुल देखना, लेकिन उन्हें खुश देखना, उन्हें एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। इस एपिसोड में मैंने कोशिश की है कि हम मेमोरी पावर कैसे बढ़ाएं, हम बच्चों को बैड सिचुएशन से कैसे निकालें, हम बच्चों को बैड लैंग्वेज से कैसे बचाएं, हम बच्चों को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, हम बच्चों को इमोशनल इंटेलिजेंट कैसे बनाएं। ऐसे बहुत सारे सवाल कवर किए हैं। स्क्रीन टाइम के बारे में डिस्कशन की है। बहुत ही मज़ेदार कॉन्वर्जेसन है, बहुत ही इंटेलिजेंट कॉन्वर्जेसन है, क्योंकि जो गेस्ट हैं वो इंडिया के टॉप पेरेंटिंग कोच हैं। उनकी जो टिप्स हैं, जो ट्रिक्स हैं, छोटे छोटे सजेशंस हैं, बड़ी बड़ी टेक्निक्स हैं, वो सब आपके लिए बहुत काम आने वाली हैं। एक पोस्ट के ज़रिए हमने आपसे सवाल मांगे थे, तो आप लोगों के 2 लोगों के क्वेश्चंस शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब पॉडकास्ट हम रिकॉर्ड कर रहे थे तो उस वक्त समय के अभाव के कारण हम उस वक्त ये सवाल नहीं ले पाए एक्सपर्ट के साथ, लेकिन प्रॉमिस किया था तो उसको तो पूरा करना ही है। पहला क्वेश्चन है अंशु भाटिया जी का दिल्ली से। दूसरा सवाल है प्रिया जी का। आपको इसके जवाब मिलेंगे पॉडकास्ट के एंड में।
Parenting, the only job in the world which changes the way you lead your life. A job where there is no manual, there is no prior training, still you are expected to be perfect. इस जर्नी में हम अपने आप को थोड़ा सा खो देते हैं, स्लीपलेस नाइट्स, करियर पॉजेज एंड अ लॉट ऑफ क्योर्स. और इस जर्नी में अगर एक एक्सपर्ट की गाइडेंस मिल जाए तो बहुत हेल्पफुल होता है. फॉर दिस कॉन्वर्जेशन आई हैव समवन वेरी स्पेशल विद मी, समवन जिनके वर्ड्स सिर्फ ज्ञान नहीं है, इट्स प्योर मैजिक. हिज टोन, हिज थॉट प्रोसेस इज नथिंग लेस देन थेरेपी. लेट्स वेलकम इंडियाज लीडिंग पेरेंटिंग कोच मिस्टर परीक्षित जोबनपुत्रा जी. नमस्कार. नमस्ते. नमस्ते. Thank you very much. It's an honor to host you. Same here. Same here. Same. So parenting is such a big job today. पहले ऐसा नहीं था. आज जो भी young parents हैं, they're always worried about the child's behavior, their food, their screen time. साथ साथ ग्रैंड पेरेंट्स भी अब वैसे नहीं रहे हैं. पहले दे वर रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ एवरीबडी इज अनकम्फर्टेबल टेकिंग केयर ऑफ द चाइल्ड एज वेल, जो हमने एज अ पेरेंट फेस वो किया अपनी है. लाइफ को अब एंजॉय करना चाहते हैं. They want to have their time, their movies, whatever. So it's not same for us, the young parents today. So how do you see parenting today? आज पेरेंटिंग की एक्चुअली मैं कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत पेरेंट्स को है. बिकॉज आज से पहले कोई भी मम्मी पापा को अपने बच्चों के साथ खेलने का, खिलने का, खुलने का कभी मौका ही नहीं मिला था. सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि जो क्रिएशन ऊपर वाले ने हमारे ज़रिए करवाया हुआ है उसको आज हम टाइम दे पा रहे हैं. एज अ मदर, एज अ फादर, वी आर कॉन्शियस कि कुछ भी हो जाए, कोई भी फैसिलिटी दे दूँ, बट आज मुझे उसके साथ खेलना है, उसके साथ बातें करनी है, स्टोरी टेलिंग करना है. सो आई थिंक मुझे लगता है दिस इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर कॉन्शियस पेरेंटिंग और द पॉजिटिव पेरेंटिंग और द हैप्पी पेरेंटिंग. आज से पहले की जनरेशन ने कभी सोचा ही नहीं है. राइट. सो मुझे लगता है कि मम्मी पापा यदि इसको पॉजिटिवली ले तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, बिकॉज नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन बाय देयर ओन चाइल्डहुड. अगर ये करेंगे कि कितना भी पैसा बिल गेट्स दे दे, वो फिर से अपना चाइल्डहुड बाय नहीं कर सकता, रिलीव नहीं कर सकता. राइट. बट वो बच्चा ही है जिसके कारण चाइल्डहुड की ढेर सारी मेमोरीज हम रिक्रिएट करते हैं. एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग इन लाइफ कि जो मुझे लगता है हो सकता है. और सारे पेरेंट्स, एज अ पेरेंट आप भी एग्री करेंगे कि वो जब बच्चा हाथ में होता है, नन्ही सी जान पहली बार, तो उसके जो नन्हे से हाथ होते हैं ना, वो हमें मजबूत कर देते हैं. ट्रू. उसकी आंखें बंद होती हैं जब दुनिया में आता है, पर वो हमें दुनिया का सबसे बड़ा विजन उस दिन दिख जाता है. आई थिंक मुझे लगता है ये मैजिक से बेहतर और कुछ नहीं है, या मैजिक से कम कुछ भी नहीं है. यस, आपके सपने बदल जाते हैं, आप खुद बदल जाते हैं, आपकी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, एंड यू वांट टू गिव द बेस्ट टू योर चाइल्ड. और कई बार बड़े लोग ऐसे बोलते हैं कि यार हम तो इतनी टेंशन नहीं लेते थे जितनी तुम ले रहे हो. तुम्हें इनके खाने का फ़र्क पड़ रहा है, तुम्हें इनके सोने का फ़र्क पड़ रहा है. सो हैज़ द पेरेंट चेंज या बच्चा बदल गया है? तब 8-8 बच्चे थे, तो 8-8 बच्चे का प्रैक्टिकली वो ध्यान भी नहीं रख पाते थे. नंबर 2, अवेयरनेस भी नहीं थी. राइट. नंबर 3, जॉइंट फैमिली का स्ट्रक्चर था. तो हमेशा आपने देखा होगा कि बेटा है उसकी पापा के साथ नहीं पढ़ती थी, पर चाचा थे, छोटे चाचा, बड़े चाचा, कोई ना कोई उनके साथ पढ़ती थी. और वो चाचा का बच्चा यहाँ पर पापा के साथ वो अच्छे से पढ़ेगी. सो वहाँ पर काइंड ऑफ पापा नहीं थे या मम्मा नहीं थी तो चाची थी या मामी थी या कोई ना कोई था जो सपोर्ट देने के लिए रेडी था. बट समहाउ आज वो सारे काम मम्मी पापा को करने हैं. राइट. दिस इज़ द राइट वर्ड, क्योंकि पेरेंट्स लोनली हैं आजकल कहीं भी. मतलब मैं आपको अभी रीसेंट एग्जांपल दूँ. आई वाज शूटिंग लेट नाइट, सो माय हस्बैंड केम टू पिक मी अप. उन्होंने मुझे पिक किया 11 बजे. दोनों बच्चों को उन्हें साथ लेके आना पड़ा. रास्ते में बच्चे सो गए मेरी गोदी में, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग. आई सेड हम कितने लोनली हैं यार, मतलब कोई परिवार नहीं है हमारा कि इनको कोई रख सके. आज हम वी आर वर्किंग, क्योंकि हम जब सुनते थे कि बच्चे कब बड़े हो गए हमें तो पता नहीं चला. हमें तो हर दिन पता चल रहा है कि ये बड़े हो रहे हैं. राइट. सो दिस इज सो डिफिकल्ट. सो हाउ, व्हाट इज योर सजेशन फॉर वर्किंग पेरेंट्स? वंडरफुल. सबसे पहला कि कुछ पेरेंट होंगे जिन्होंने डिसीजन लिया होगा, स्पेसिफिकली मदर, कि मुझे घर पर रहना है. दैट इज़ ऑल्सो द परफेक्ट डिसीजन. एंड कुछ मदर है जिन्होंने डिसीजन लिया है कि मुझे काम करना है. दैट इज़ ऑल्सो द परफेक्ट डिसीजन. ओके. बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट यू आर वर्किंग और नॉट वर्किंग, यू आर हाउस वाइफ और यू आर वर्किंग मदर. उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. फ़र्क तब पड़ता है कि आप कौन सी एनर्जी के साथ बच्चे के सामने जा रहे हो. सो यदि मैं वर्किंग मदर हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बिजी मदर हूँ, एंड मैं यदि बच्चे के सामने जाऊँ एंड मैं आउट ऑफ गिल्ट जाऊँ, एंड आउट ऑफ गिल्ट जाते हुए मैं ऑफिस से हाफ डे की छुट्टी भी ले लूँ,
ओके और उसके साथ हाफ डे विद द गिल्ट बिताऊं कि यार मैंने लास्ट वीक में टाइम नहीं बिता पाई थी, तो आउट ऑफ गिल्ट आपने हाफ डे बिताया, वो रॉन्ग है, वो गलत है। ओके बिकॉज बच्चा आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है कि यदि मम्मा वरीड है, मम्मा टेंशन में है, मम्मा एंग्जाइटी में है, मम्मा स्ट्रेस में है, मम्मा के अंदर गिल्ट है, तो वो सारे के सारे इमोशंस बच्चे के अंदर आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा बट एट द वेरी सेम टाइम मम्मा यदि 6 बजे तक 7 बजे तक जो भी उनका काम है वो निपटाए, बट वो अंदर से हैप्पी है, अंदर से पॉजिटिव है, अंदर से काम है कि मैं अभी जो भी मैंने डिसीजन लिया है वो फैमिली को ध्यान में रखते हुए मैंने लिया हुआ है, एंड उसके लिए मैं खुद के ऊपर काम हूँ, कंपोज्ड हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। अच्छा एंड वो एनर्जी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ वो मम्मी सिर्फ 1 घंटा दे दे, ओके तो दैट इज मच मोर पावरफुल देन दी 4 hours ऑफ टाइम, राइट? नंबर 1। नंबर 2, कोई हाउस वाइफ है तो नाउ अभी वर्किंग मदर को वैसा फील होता है कि यार मैं हाउस वाइफ होती तो, और जितनी भी हाउस वाइफ होती है जिनको मेरा मिलना होता है उनको लगता है कि सर मैं यदि वर्किंग मदर होती तो 24 घंटे बच्चे के सामने रहने के बाद भी राइट बच्चे उतनी वैल्यू नहीं करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ आप यदि वो काइंड ऑफ हाउस वाइफ है तो आप वो ड्यूटी को एंजॉय करना शुरू करें। अब वर्किंग मदर है तो वो जो ड्यूटी आपको मिली हुई है उसको आप एंजॉय करना शुरू करें। वो एंजॉयमेंट की पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी के साथ जब बच्चों के सामने जाएंगे तो लाइफ बल्ले बल्ले होगी, आपकी भी एंड बच्चे की भी। ओके एंड नंबर 2, जैसे हम दुनिया को क्या देते हैं, बेस्ट ऑफ यू। हम अभी शूटिंग करेंगे तो कैमरा के लिए, स्टूडियो के लिए, कपड़े के लिए, लुक के लिए, फ्रेम के लिए हम सोचेंगे कि बेस्ट ऑफ यू होना चाहिए। हम दुनिया को बेस्ट ऑफ यू उतना ही दें कि जितना हम घर पे अपने बच्चों को बेस्ट ऑफ यू 1 घंटा दे पाए। अच्छा ओके 99% पेरेंट्स दुनिया को बेस्ट ऑफ यू दे देते हैं, ऑफिस को, काम को, शादी, फंक्शन, सोशल लाइफ, पैसा कमाना, बाकी सब में। बट व्हेन इट कम्स टू द फैमिली ज़्यादातर वो रेस्ट ऑफ यू देते हैं। माने एनर्जी खत्म हो गई है, एनर्जी ड्रेन हो गई है, उसके बाद में बच्चों के सामने जाते हैं। एंड यू जस्ट टेल मी, मैं बच्चों को हमेशा यदि रेस्ट ऑफ यू देता हूँ, कुछ लोग कम नसीब होते हैं जो वर्स्ट ऑफ यू देते हैं। माने एंगर, फ्रस्ट्रेशन वो हद तक एग्जॉस्ट हो चुके हैं, अब वो एंगर निकालने पे ही घर के लिए जा रहा है, या बच्चों के ऊपर या और किसी के ऊपर, फैमिली मेम्बर के ऊपर, तो वो वर्स्ट ऑफ यू है। तो इधर आपने बेस्ट ऑफ यू फैमिली को नहीं दिया है, बच्चे को नहीं दिया है, वो 1 घंटा बेस्ट ऑफ यू नहीं दिया है। नाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि बच्चा भी बेस्ट ऑफ यू उसका आपको दे? मदर एंड फादर आज जो गलती कर रहे हैं वो रेस्ट ऑफ यू बच्चे को देते हैं, रिमेनिंग एनर्जी देते हैं, और बच्चे से वो अपेक्षा करते हैं कि वो बच्चा मुझे बेस्ट ऑफ यू दे, राइट विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो मीटिंग के अंदर भी हम कोई भी क्लाइंट को भी मिलेंगे, हम यदि वर्स्ट ऑफ यू दें, हम यदि रेस्ट ऑफ यू दे, तो क्या क्लाइंट बेस्ट ऑफ यू डील हमें देगा? आंसर इज नो। सो हम दुनिया को बेस्ट ऑफ यू देते हैं, 23 घंटा जो काम करना है करे, 1 घंटा एटलीस्ट वी कैन प्लान कि या तो 15-15 मिनट के 4 सर्कल हो सकते हैं, 4 राउंड हो सकते हैं बच्चे के साथ, या 30 मिनट मॉर्निंग, 30 मिनट इवनिंग। पॉसिबल नहीं है 30 मिनट बिफोर स्लीप, वो पॉसिबल नहीं है, सॉरी 1 आवर बिफोर स्लीप, या फिर 1 आवर इन द मॉर्निंग। जो भी टाइम आपको कंफर्टेबल लगे वो टाइम आप देना शुरू करें। ओके सो यू सेइंग क्वालिटी टाइम पे फोकस करें, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करिए। क्वालिटी टाइम से ज़्यादा मैं कहूँगा हैप्पी टाइम, ओके 100% अटेंटिव टाइम, कि जहाँ पर कई बार हम क्वालिटी टाइम के चक्कर में एडवाइस बहुत देते रहते हैं। ओके एंड ये समय वैसा है कि जहाँ पर बच्चे को कोई भी एडवाइस नहीं होनी चाहिए, बच्चा जो करना चाहता है वो हम उसके साथ करें। बच्चे को तकिया फाइटिंग करनी है, हम उसके साथ तकिया फाइटिंग करें। माने वो 1 घंटे में हमें बच्चे को बड़ा बनाने की कोशिश नहीं करनी है, हमें बच्चे बनना है। अच्छा सो दैट ईश्वर ने हमें बच्चे दिए हुए हैं, यस, ईश्वर ने हमें जो बच्चे दिए हैं वो हम उसको बड़ा करें उसके लिए नहीं दिए, सॉरी, हम उनके जैसे फिर से हो जाए, हम उनके जैसे प्रेजेंट में रहना सीखे, उसके लिए उन्होंने हमें बच्चे दिए हैं। एंड अदरवाइज कई बार मम्मी पापा में भी शायद आपके सामने क्वेश्चन भी आता होगा कि हम पहले फाइनेंशियल प्लानिंग कर लें उसके बाद में बच्चों का प्लानिंग करते हैं। कई लोग बोलते हैं, एंड काफ़ी सारे लोग बोलते हैं नहीं हम तो वी डू नॉट वांट टू प्लान अ किड, द डिंक, द डबल इनकम नो किड, ओके अच्छा दैट इज़ द टर्म फॉर जेन जी। ओके पर मैं यहाँ पर आपको कहना चाहता हूँ, आप भी एग्री करेंगे और आपके आसपास में ढेर सारे कपल्स को आप पूछ सकते हैं कि जब बच्चे आपके जीवन में आए उसके बाद में आपकी इनकम बढ़ी हुई होगी, फैमिली की इन टोटालिटी में 3 साल के अंदर कुछ भी करके इनकम बढ़ जाएगी।
अच्छा, तो वो अपने आप आपको यूनिवर्स देगा। माने वो यूनिवर्स वो बच्चों के माध्यम से वो बोल रहा है कि भाई आपकी हैसियत नहीं है, चलो मैं थोड़ा और देता हूँ, बच्चा आया है। ओके, पहले के लोग बोलते भी थे कि अपने आप आ 100% जाएगा, अपने आप आ जाएगा। एंड उसके बाद में हमारा फोकस काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता चेंज है। हो जाता है। सो हम बच्चों को नहीं पाल रहे, एक्चुअली बच्चे हमें पाल रहे हैं। राइट राइट राइट, बट द पेरेंट गिल्ट इज कांस्टेंट। जैसे आपने कहा कि गिल्ट के साथ मत मिलो, गिल्ट के साथ नहीं उनके पास जाओ, सो एनी प्रैक्टिकल टिप्स टू अवॉइड द गिल्ट? वंडरफुल। गिल्ट क्यों होता है बताएं? बिकॉज देर इज़ नो लर्निंग, देर इज़ नो प्रोग्रेस। अच्छा। सो मुझे जैसे बच्चे ने मेरी बात नहीं सुनी, या बच्चे ने टीवी ज़्यादा देखा, बच्चे ने झूठ बोला, बच्चे ने गुस्सा किया, ऐसा प्रॉब्लम आया, राइट। उसको जनरली पेरेंट्स कैसे टेकल करते हैं? पहले बच्चे को रोकेंगे, बेटा दिस इज़ नॉट गुड, आपको नहीं करना चाहिए। नंबर 2, रोकने के बाद टोकेंगे। कितनी बार बोला? अब ना उसके बाद में ठोकेंगे। गुस्सा आएगा तो बच्चे को पनिश करेंगे। Yeah. नाउ माई क्वेश्चन टू इज, पनिशमेंट देने के बाद, हॉस्टल का डर दिखाने के बाद क्या बच्चे में चेंज आया? नहीं आया। Yeah. तो नाउ फिर से बच्चा वो गलती या दूसरी गलती करता है। मम्मी पापा वही करते हैं जो पुराना सिस्टम था। 5 साल पहले भी वही कर रहे थे, आज भी वही कर रहे हैं, और 5 साल पहले भी रिजल्ट नहीं मिला था, आज भी बच्चे में परमानेंट चेंज नहीं आ रहा है। तो क्यों गिल्ट है बताएं? जस्ट बिकॉज कि वो पुरानी मेथड को फॉलो कर रहे हैं और एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि उनको नया रिजल्ट मिले। सो ज़्यादातर यदि पेरेंट कॉन्शियस होते हुए पेरेंटिंग को सीखना शुरू करे, पेरेंटिंग के सिस्टम को सीखना शुरू करे, चाइल्ड साइकोलॉजी को सीखना शुरू करे, बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स को सीखना शुरू करे, तो गिल्ट नहीं रहेगा। वो मम्मी पापा अपने ऊपर ग्रेट फील करना शुरू करेंगे। ओके ओके ओके, सो आई विल कम टू डिसिप्लिन और स्क्रीन टाइम, ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे पूछूंगी। ज़रूर से। उससे पहले आई वांट टू क्लैरिफाई अ लिटिल बिट अबाउट पेरेंट्स गिल्ट एंड पेरेंटिंग के जो प्रॉब्लम्स बड़ों को आती हैं। जैसे एज अ पेरेंट, गुड पेरेंट, बैड पेरेंट, ये भी टैग्स होते हैं। सो ये सच में है या ऐसा कोई भी बैड नहीं होता या कोई भी गुड पेरेंट नहीं होता? ज़्यादातर अपने आसपास वाले लोग ही होते हैं जो ऐसा टैग्स हमें देते हैं। सो मैं जनरली कहता हूँ कि जो दूर के लोग होते हैं वो घर पे आते हैं, पानी पी के जाते हैं। कुछ थोड़े दोस्त रिश्तेदार होते हैं, वो चाय पी के जाते हैं। हाँ। और जिनके साथ खून का रिश्ता होता है वही खून पी के जाते हैं। राइट। राइट। तो कुछ लोग हैं जो हमें टैग करते रहते हैं कि आप अच्छे नहीं हो, ये फलाना ढिमका। या पर जस्ट मैं आपको बताऊं, ज़्यादातर वो लोग वो होते हैं कि जो लोग अपने जीवन का फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं पे निकालना चाहते हैं। समहाउ वो उनका गिल्ट होता है कि मैं अच्छा पापा नहीं हूँ, मैं अच्छी मम्मी नहीं हूँ, बट दे वॉन्ट टू फील ग्रेट फॉर देम सेल्फ्स। एंड इसीलिए वो हमारे बच्चे के अंदर आउट ऑफ 24 आवर्स वो बच्चे ने आधे घंटे के लिए मोबाइल देखा है, और उसी समय पे आएंगे, उसी समय पे बच्चे को देखेंगे एंड बोलते हमेशा मोबाइल पे रहता है। अरे भाई, बच्चे ने 6 घंटे स्कूल पे गया है, बच्चा 2 घंटा स्पोर्ट्स पे गया है, बच्चा उसके बाद में ट्यूशन पे गया है, मेरे साथ रहते होमवर्क किया है ना। अब आप आने वाले थे तो मैंने स्टोरी टेलिंग की जगह उसको मोबाइल दिया हुआ है कि बच्चा एंगेज रहे और मैं आपको टाइम दे पाऊँ। एंड आप वो देखने की जगह पर कि पूरे दिन मैंने कितनी मेहनत करी, आप सीधा मुझे और मेरी पेरेंटिंग को जज कर रहे हो। तो वो लोग वैसे हैं ना कि उनको यदि आप गला काट के सोने के थाल में भी दे देंगे ना, तो भी वो लोग कंप्लेन करने वाले हैं। माने वो समहाउ कुछ शादी में कुछ फूफा फूफी कुछ होते हैं कि उनको कुछ भी करेंगे ना, दूल्हा दुल्हन खुद आके उनको ले जाएंगे ना, तो भी वो दुखी ही रहेंगे। निकल जाएगा। सो मे बी शायद पहली चीज़ हम उनको इग्नोर करना सीख लें, ओके। नंबर 1। एंड धीरे धीरे यदि फिर भी यदि वो बात नहीं बनती तो अवॉइड करना सीखना चाहिए। जो एनर्जी ड्रेनर रिलेशनशिप्स है, वी शुड मूव आउट ऑफ दैट थिंग यदि हम एक हैप्पी पेरेंट बनना चाहते हैं तो। ओके, ग्रेट टिप। इग्नोर करना इज इंपॉर्टेंट बिकॉज अ लॉट ऑफ मदर्स कैन रिलेट टू दिस, क्योंकि मम्मी को तो पहले ही टैग दिया जाता है कि शी इज नॉट अ गुड मदर। मम्मी को ही, और तब सारी मम्मी को कहना चाहता हूँ, आपको बोलना चाहिए पेरेंटिंग है, मदरिंग नहीं है, फादरिंग नहीं है, पेरेंटिंग है। तो उनको बोलना चाहिए इट्स पेरेंटिंग। इसमें अकेली मदर नहीं आती, अकेले फादर भी नहीं, इनफैक्ट मैं कहना चाहूँगा पूरा फैमिली आता है, एंड यू आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ फैमिली। ग्रेट ग्रेट। सो कुछ लाभ आप भी लीजिए। ट्रू। और कहते भी ना कि इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, पर आज विलेजेस गायब है, वो 2 मम्मी पापा ही लगे पड़े हैं और फिर कमी निकालने के लिए लोग आ जाते हैं। सो आप लोग रिलैक्स कीजिए, वो आते रहेंगे एज द एक्सपर्ट गाइडेंस इज हियर। तो सर, जैसे एक चीज़ और नहीं आती है कि सिबलिंग होना बहुत ज़रूरी है। ये भी नया, मतलब बड़े लोग बोलते हैं कि एक बच्चा और करो, सिबलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट डू यू थिंक, सिबलिंग रोल कितना इंपॉर्टेंट है? सिबलिंग, इफ़ वी कैन प्लान,
डेफिनेटली इट इज़ ग्रेट थिंग टू हैव, ओके बिकॉज बच्चे के पास हमेशा एक कंपनी रहेगी. बट मे बी कभी कभी मेडिकल सिचुएशन होती है, हेल्थ की चैलेंजेस होती है, या मे बी फाइनेंशियल भी कुछ हो सकता है, या फिर मम्मी पापा की खुद की चॉइस भी हो सकती है. ओके तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, यस सिबलिंग हो तो वो अच्छी बात है, बट फिर भी यदि आप नहीं करते तो गिल्ट नहीं होना चाहिए. वो एक बच्चे के साथ भी आपको ग्रेट ही फील करना है कि उसके लिए भाई गिन लो, बहन गिन लो, दोस्त गिन लो, वो मम्मी एंड पापा हम दोनों रोल प्ले करेंगे. तो देयर इज़ नो साइंटिफिक एविडेंस कि यदि 2 बच्चे होंगे तो ही बच्चा अच्छा ग्रो करेगा और सिंगल चाइल्ड होगा वो स्पॉइल हो जाएगा. कहीं पर भी अभी तक ऐसा कोई रिसर्च नहीं है. या वो लोनली होगा, डिप्रेस्ड होगा. जनरली वो लोनली एंड डिप्रेस्ड तो 2 भाई जब हो ना तो भी होता है. अब देखिए मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, वो 2 भाई बड़े होने के बाद ये सही परवरिश का हम टाइम नहीं दे पाए, अच्छे संस्कार नहीं दे पाए, तो वो कोर्ट में लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं प्रॉपर्टी के लिए. मे बी दिल्ली का फेमस केस, फार्म के लिए कुछ 2 भाइयों के बीच में इश्यूज थे पापा के गुजर जाने के बाद में, तो डिस्कशन के लिए ऑन टेबल मिले हुए हैं, और एक भाई ने दूसरे भाई पे गोली चलाई और दूसरे भाई की बॉडीगार्ड ने पहले भाई पे गोली चला ली. नाउ 5,000 करोड़ आसपास की प्रॉपर्टीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन था, बस एक 40-50 करोड़ का छोटे से फार्म का मैटर था, वो तो मैटर भी नहीं करता. तो ज़रा सोचे ऐसे 2 भाई हो, उससे अच्छा कि सिंगल चाइल्ड हो. राइट. सो मैं ये कहना चाहता हूँ, मे बी सिंगल और मे बी डबल, मे बी ट्रिपल, जो भी आप प्लान करें, बट वैसा प्लान करें कि जिनके साथ आप क्वालिटी टाइम स्पेंड कर पाए एंड आप अंदर से कन्विंस हो, आप अंदर से खुश हो. बिकॉज आपका वो सेकंड चाइल्ड रेज करने के लिए दुनिया नहीं आने वाली. आपको अंदर से दिल, और ज़्यादातर ये मदर का इंस्टिंक्ट होता है. मदर को लगता है कि नहीं मुझे सेकंड चाइल्ड चाहिए, देन यू शुड प्लान. यदि आपको लगता है कि 1 इज़ इनफ, इट इज़ ऑल ओके. पहले के समय में ऐसा माना जाता था, क्योंकि पहले के समय में शादी 15-16 साल पे होती थी. क्यों? क्योंकि तब लाइफ, एवरेज लाइफ वॉज 35 ईयर्स. तो दे वांटेड कि 35-40 ईयर्स की लाइफ के अंदर हमारा बच्चा इनकेस पापा को कुछ हो जाए तो तब तक 15-18 साल का हो जाए. ओके. दैट वाज द थिंग. एंड वहाँ पर ऑन एन एवरेज 5 साल के बच्चे होते होते काफ़ी सारे बच्चे गुजर जाते थे, बिकॉज उतनी ज़्यादा हेल्थ केयर साइंटिफिक और एडवांस नहीं थी. राइट. एंड इसीलिए नाउ यदि आज एक बच्चा हो या 2 बच्चे हो, वी आर रेस्ट अश्योर कि बिकॉज ऑफ मेडिकल हेल्प, बिकॉज ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड ऑल अदर थिंग्स, उनकी लाइफ स्पैन एज राइट नाउ इट इज़ मोर देन 70 ईयर्स. ओके. एंड इसीलिए बच्चा 25 पे या 30 पे शादी करता है, इज ओके. ट्रू. पहले तो 35 पे शायद लाइफ रहेगी या नहीं, वो पता ही नहीं था. Right, right. So it's okay to have 1 kid, 2 kid, 3 kid. इट इज But 2 is देयर, good. इट इज देयर. पूरी क्रिकेट Yeah. टीम हो सकती है, बट इट इज देयर चॉइस. Right. वी कैन नॉट शेयर आवर ओपिनियन ऑन एनी वंस लाइफ, स्पेसिफिकली पर्सनल लाइफ. Yeah. तो सोशल प्रेशर में नहीं आना चाहिए किसी भी पेरेंट को. नहीं आना चाहिए. वो हस्बैंड एंड वाइफ म्यूचुअल डिसीजन होना चाहिए. ओके. ग्रेट, ग्रेट. सो जैसे आपने कहा कि पेरेंटिंग होती है, इट्स नॉट ओनली मदर, इट्स नॉट मदरिंग, बट समहाउ द लोड कम्स टू द मदर. एक रिसर्च में अगर आपको बताऊँ, अबाउट 50% ऑफ वर्किंग वुमेन इन इंडिया लीव देयर जॉब्स अराउंड 30, age of 30, often after childbirth, and data shows that nearly half the women who try to return to work, वो वापस 3-4 महीने में छोड़ देती हैं. इसलिए नहीं कि वो काम नहीं करना चाहती, लेकिन बच्चा और जॉब दोनों संभालना नियरली इम्पॉसिबल हो जाता है. राइट. सो हाउ टू डील विद दिस? सो पहला कि एज अ मदर हम वो सीखे. हमने वो मदरिंग कर लिया या पेरेंटिंग कर लिया, बट जब हम जॉब में वापस जाएंगे तब हम पेरेंटिंग कैसे करेंगे? क्या वो स्किल सीखने पे हमने फोकस किया? ओके. जैसे वो जॉब पे आप 10 घंटा काम कर रहे हैं, Yeah. वो 10 घंटे के लिए आपने 22 साल 25 साल का एजुकेशन लिया, स्किल्स लिया, ट्रेनिंग लिया, ऑन जॉब ट्रेनिंग लिया, उसके बाद में आपने वो काम किया. पेरेंटिंग तो 24 घंटे का ड्यूटी है. मैं कहना चाहूँगा ये सारे प्रॉब्लम इसीलिए आ रहे हैं कि ज़्यादातर हमें ऐसा लगता है कि मैं कर लूँगा या कर लूँगी. राइट. इंस्टेड हम वैसा करें, जैसे गाड़ी ख़राब होती है, गाड़ी आप ही की है, बट ख़राब होती है तो मैकेनिक के पास लेकर जाते हैं. वैसा समझे कि पेरेंटिंग का मैकेनिक है, उसके पास लेके जा रहे, और जो भी पार्ट ख़राब हुआ है या जो भी सिचुएशन ख़राब हुई है उसको सुधार लेके फिर गाड़ी वापस लेके आ जानी है. ओके. राइट. सो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा वो मदर या वो कपल है, वो पेरेंटिंग सीखने पे ध्यान दे. वेरी फर्स्ट थिंग. सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब आप बिजी होंगे, जब आप जॉब पे होंगे, एंड उस समय पे मे बी शायद हम उस टाइप के काम को सिलेक्ट करें जो वर्क फ्रॉम होम हो, जो पार्ट टाइम में किया जाए, जो फ्लेक्सिबल काम में किया जाए. और ज़्यादातर मैं ये कहता हूँ कि जब बेटी का करियर का प्लानिंग भी करें ना,
तो उसी टाइप से करियर को हम यदि सिलेक्ट कर पाए कि जहाँ पर फ्लेक्सिबल टाइमिंग हो, मे बी काफ़ी सारे करियर वैसे होते हैं जहाँ पर हमने काफ़ी सारी मदर्स को देखा हुआ है कि उन्होंने करियर शुरू किया, बच्चा आने के बाद उन्होंने थोड़ा सा ब्रेक लिया, अब नाउ 4 साल के अंदर वो करियर उतना ड्रामेटिकली चेंज हो गया कि नाउ शी कैन रीस्टार्ट दैट करियर अगेन। डोंट यू थिंक बेटी का जब हम करियर सिलेक्ट कर रहे थे 12, 15, 16 साल पे, तभी यदि हमने वैसा प्लान किया हो बेटी के साथ बैठकर, फैमिली के साथ बैठकर, कि हम वैसी करियर अपॉर्चुनिटीज़ देखें कि आफ्टर बिकमिंग अ मदर वो घर पे बैठकर भी कर पाए या पार्ट टाइम में भी कर पाए, या 4 साल के बाद, 5 साल के बाद या 7 साल के बाद जब उसको करियर रीस्टार्ट करना हो, वो करियर रीस्टार्ट करने की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। डोंट यू थिंक ऐसे 3 या 4 क्वेश्चन पूछने चाहिए, वो जो करियर में जा रहे क्या वहाँ पर पॉसिबल है इन एनी विच वेज, तो वो ऑप्शन को हम सिलेक्ट करें, अदरवाइज हम दूसरा या तीसरा ऑप्शन देख सकते हैं। ओके सो मुझे लगता है वो पहले फोकस करें। नंबर 2, अब जब अब रिटर्न हो जाते हैं तो गिल्ट फील नहीं करना है, इट इज़ योर चॉइस कि बच्चे के साथ आप रहना है। और लास्ट में एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो आपने बताया था कि सिर्फ मदर पे आता है, राइट, ऑन द बिगनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन, कहना चाहूँगा पूरी सृष्टि में ये जो जिम्मेदारी है वो ज़्यादातर माता अपने आप निभाती है। मैंने टाइगर और टाइग्रेसेस को देख लेंगे, लायन लायनेस को देख लेंगे, तो वो लायन का काम आया, बच्चा हुआ, उसके बाद में लायन को लात मार के निकाल देगी लायनेस। बोले ये बच्चा मेरा है, मैं परवरिश करूँगी, मैं सब सिखाऊंगी। हर जगह पर प्रकृति के अंदर सारे प्राणियों में देखेंगे वो मदरहुड, इसीलिए माता को शक्ति क्यों कहा जाता है। सो मैं कहना चाहूँगा जब मदर अपने आप के इनकम्प्लीट फील होती है, उनको लगता है कि मैं ही कर लूँगी या मुझे ही करना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम है। बट जब वो अपने आप को देखे कि मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं दुर्गा हूँ, मैं शक्ति हूँ, एंड नंबर 2 सिंगल पेरेंटिंग भी करना पड़ रहा है, तो मैं सीता माता ने सिंगल पेरेंटिंग की शुरुआत करी थी और लव और कुश को उस समय में तैयार कर दिया था कि राम भगवान की सारी सेनाएं हार मान चुकी थी और राम भगवान को खुद स्वयं लड़ने के लिए आना पड़े। एंड जब उनको अल्टीमेटली कुछ सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र और समथिंग कुछ निकालना पड़े, एंड तब फिर सबको रोकना पड़े कि भाई ये आप ही के बच्चे हैं, राइट। सो ज़रा सोचे कि राम भगवान को भी माने एक बार सोचना पड़े कि यार ये 2 छोटे बच्चे हैं तो 30 मार खान, राइट। फिर सीता माता आए एंड ये सिचुएशन हो, तो सिंगल पेरेंटिंग में इतनी ताकत है। बट मम्मी खुद के ऊपर ग्रेट फील करना शुरू करे। मुझे लगता है पूरे पॉडकास्ट का यदि क्रक्स यदि कहूँ, पूरे पेरेंटिंग का क्रक्स, आप जो अपने लिए सोचते हैं ना, बच्चों अपने लिए वैसी फीलिंग अपने आप पैदा कर लेते हैं। अच्छा। मैंने मैं ग्रेट फील कर रहा हूँ, मैंने भले 1 घंटा दिया, बट मैंने बोला कि वाह, मैंने 1 घंटा तो बच्चे के लिए कॉन्शियसली दिया। मेरे मम्मी पापा ने तो मुझे बचपन में वो 1 घंटा कभी कॉन्शियसली दिया हो, वैसा कभी नहीं हुआ। सो आई एम अ ग्रेट पेरेंट। वो ग्रेटनेस के साथ में 1 घंटा दूँ तो बच्चे के अंदर ग्रेटनेस आएगी, बच्चे के अंदर पॉजिटिविटी आएगी, बच्चे के अंदर ग्रेटिट्यूड आएगा। ओके, सो यू आर सेइंग कि हम जैसा फील कर रहे हैं अंदर, वो बच्चे में अपने आप जाएगा, ट्रांसफर होगा। मतलब आप एक बड़ा सा टॉय लेके घर में एंटर कर रहे हैं, लेकिन आप अंदर से फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो वो काम नहीं करेगा, और वो टॉय की जगह टाइम दे दें। ओह, लवली लवली। सो नाउ आई विल कम टू द किड्स प्रॉब्लम्स थोड़ा क्योंकि पेरेंट्स तो अब समझ गए हैं कि गिल्ट में नहीं रहना है, अपनी एनर्जी को अच्छा रखिए, बच्चे को टाइम दीजिए, क्वालिटी टाइम दीजिए, एंड जस्ट इंजॉय दिस फेज। 1 आवर मार्क वो ध्यान में रखे, ओके, कि 15 मिनट में भी, सुबह में, नून में, इवनिंग में, रात को 15 मिनट का डिस्कशन हमने किया, ठीक है, हैप्पी, या फिर आधा घंटा 2 बार, या एक साथ में 1 आवर, दैट्स इट। ओके, लवली लवली। सो आई विल कम टू द किड्स नाउ। जैसे बच्चों के जो प्रॉब्लम्स हैं, टैंट्रम्स के, डिसिप्लिन के, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? सबसे पहले बच्चे के अंदर जिद होनी चाहिए, होनी ही चाहिए, वो ना हो तो प्रॉब्लम है। ओके, राइट। पहली चीज़, जितने भी सफल लोग हुए हैं, इलॉन मस्क ले लो, धीरूभाई अंबानी ले लो, मे बी स्वामी विवेकानंद ले लो, डॉक्टर अब्दुल कलाम ले लो, नरेंद्र मोदी ले लो, अब जो भी सफल व्यक्ति हुए हैं, वो सब के अंदर कोई एक कॉमन क्वालिटी यदि देखेंगे तो वो क्या होगी? जिद। तो जिद को मम्मी पापा नेगेटिव सोच रहे हैं, वो प्रॉब्लम है, जिद प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो वो जिद को हम राइट डायरेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, वो हमारा लेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेक ऑफ नॉलेज है। ओके, बट जिद तो होना ही चाहिए। सो मेरा बच्चा जब जिद करे, मेरा बच्चा जब मेरी बात ना माने, या वो मुझे मुंह पे नो बोल दे, आई एम द हैप्पीएस्ट फादर ऑन दिस प्लैनेट। बिकॉज जो बच्चा, साइकोलॉजिकली भी ये प्रूव हो चुका है कि जो बच्चा अपने मम्मी पापा को मना नहीं कर सकता, वो बड़ा होके पीपल प्लीजिंग पर्सनालिटी बनता है। वाओ। वो हमेशा लोगों को प्लीज करने में लगा रहेगा,
एंड जो मम्मी पापा को मना कर सकता है वो इन फ्यूचर भी किसी बड़े और भी कोई काम जहाँ पर उसको ठीक ना लगे उसको मना कर सकता है। ओके, दिस गिव्स मी इमेंस प्लेजर, क्योंकि जब मेरी बेटी मुझे कुछ जवाब देती है तो मुझे बड़ी खुशी होती थी। मेरे हस्बैंड बोलते थे तू पागल है, सो ऐसे से नहीं, आई लव हर कॉन्फिडेंस। सो थैंक यू दैट यू नो आपने उसको बता दिया कि ये सही है। सही है क्योंकि वही जब जॉब में जाएगी, वही जब कॉलेज में जाएगी, वही जब खुद बिजनेस करेगी, वही जब कुछ काम करेगी, तो लाइफ इज नॉट ऑलवेज गुडी गुडी। राइट, वहाँ पर कई जगह ऐसी होगी कि जहाँ पर उसको नो कहना पड़ेगा, उसकी प्रायोरिटी कुछ और होगी और कोई व्यक्ति आके उसको कोई काम दे दे, उसको मना करना पड़ेगा। इन पुराने लोग जो मे बी यस में हमेशा मानते थे, समहाउ कहना चाहता हूँ आज वो लोग बड़े हुए, उनका पेरेंटिंग ऑलवेज यस यस यस, मम्मी पापा को यस कहना, टीचर को यस कहना, सामने नहीं बोल सकते। ज़्यादातर उनका आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? दे डोंट नो हाउ टू से नो। राइट, एंड दे डोंट हैव गुड रिलेशन विद देयर चिल्ड्रन। Yes. तो मैं आज एडल्ट्स देख रही हूँ 100%। जिनको बहुत डांट मार के यस यस बुलवा के बड़ा किया है, नाउ दे हेट देयर पेरेंट्स। I've seen a lot of adults. एंड उसके बाद में वो एक बार अब्रॉड चले जाते हैं, उसके बाद में कभी वापस नहीं आना चाहते। एंड उसके लिए देश जिम्मेदार हो सकता है, बट मोर देन देश मेरा ये मानना है कि मम्मी पापा का पेरेंटिंग जिम्मेदार है। राइट, क्योंकि वो बच्चा मम्मी पापा को रिस्पेक्ट कर लेता है। मुझे कई बार अभी थोड़े समय पहले वन ऑफ द बिजनेसमैन जो बातचीत चल रही थी, बोले सर आप बात करते हो बच्चे पे हाथ नहीं उठाना चाहिए, ये वो प्यार से। बट मुझे तो लगता है मेरे पापा ने मुझे मार मार के जो सीधा किया था, माने लकड़ी से मारा हुआ है, बैट से मारा हुआ है, बेल्ट से मारा हुआ है, तो मुझे लगता है मैं उसी के कारण आज सफल हूँ। कई लोगों को ऐसी गलतफहमी ऐसी है। तो बोले आपका क्या कहना है? मैंने कहा कि सी यस यू आर राइट कि आप सफल हुए हैं और आप उसका क्रेडिट आपको पड़ी हुई मार को देते हैं, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। राइट, बट प्यार से परवरिश हुई होती एंड आपको भी रिस्पेक्ट दिया गया होता तो आप कितने सफल हो सकते थे, उसका क्या आपको अनुभव है? सोच में पड़ गए, बोले ना वो तो नहीं है। फिर मैंने बोला सेकंड चीज, क्योंकि आपको वो फोर्स किया गया, आप भी आपके काम के अंदर, आपके रिलेशनशिप के अंदर, आपके परिवार के अंदर, ना मैं पूछना चाहता हूँ कितने लोगों के साथ आज आपके हैप्पी रिलेशनशिप है? एंड मैं बोलूँ सबको छोड़ दो, आपके पापा जब आपके घर पे आते हैं कितनी बार आपने जादू की झप्पी दी है, कितनी बार आप पापा के साथ लॉन्ग ड्राइव पे गए हैं? देन ही रियलाइज कि यस आज मेरे नज़र में पापा के लिए रिस्पेक्ट आउट ऑफ फियर है। ट्रू। बट पापा को जादू की झप्पी, या पापा जो दिन वो घर पे आते हैं वो दिन 9 बजे तक ये ऑफिस में काम करते, बाहर ही खाना खा के घर पे आते, चुपचाप रूम में जाके सो जाते हैं। सो वो जो बचपन में मार पड़ा हुआ था उसका ट्रॉमा आज भी है। दे डोंट रियलाइज एंड बिकॉज ऑफ दैट समहाउ वो रिलेशनशिप के अंदर उनको लगता है कि एवरीबडी इज सेल्फिश, बट एक्चुअली इट इज नॉट। बट बचपन में वही एंगल से, वही लेंस से जब देखा गया हो, दूसरे फादर जिनको बचपन में हमेशा कहा गया था कि तू पैसे ध्यान से नहीं रख सकता, तो पैसे ध्यान से नहीं रख सकता, तो एज अ बिजनेसमैन कंसल्टिंग के लिए आए थे। एंड ही वाज लाइक कि सर मैं ऑफिस से निकलता हूँ, घर पे पहुँचने से पहले हफ्ते में एक बार अंदर से कुछ ऐसी खुजली होती है कि मैं शॉपिंग करने लगता हूँ। एंड कुछ भी मतलब नहीं है, मैंने 1 लाख रुपए की पेन लेके घर पे पहुँच गया, फिर कुछ भी नहीं था और कुछ ऐसी मीनिंगलेस चीज़ें मैं लेकर घर पे पहुँच जाता हूँ। एंड जस्ट मैंने उनको पूछा कि बचपन के अंदर आपको पैसों को लेकर कौन सा नेगेटिव सजेशन दिया जाता था? एंड देन ही सेड कि मुझे बचपन में बोला जाता था कि तू पैसों को नहीं संभाल पाएगा, तुझे पैसा खर्च नहीं करना है, तुझे पैसे संभालना नहीं आता है। उतनी ज़्यादा बार उनको, तो उनके साथ जो उनका सर्वेंट हो या उनके उस समय पे भी देवर फिल्दी रिच, तो जो कार का ड्राइवर हो उसको पापा पैसा देते थे और बोलते इसको जो चाहिए वो दिलाना, बट पैसा हाथ में मत देना। तो उनकी जो बचपन में उनके हाथों से वो पैसा देने की जो खुशी थी, मे बी वो 5 रुपए की 10 रुपए की चीज़ होगी, बट वो पूरी नहीं हुई, तो वो प्रूव करने के लिए आज भी सबकॉन्शियसली उनका इनर चाइल्ड हिल नहीं हुआ, तो वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी खर्चा कर रहे हैं, वो खर्चा कर रहे हैं कि मैं कर सकता हूँ। एंड फिर जब उनके साथ वो इनर चाइल्ड हीलिंग हुआ, काउंसलिंग हुआ, एंड जब उनको ये चीज़ रियलाइज हुई ना, अब उन्होंने वही पैसा चैरिटी में देना शुरू किया, अच्छे काम के लिए देना शुरू किया। ओके, ग्रेट। सो दिस इज हाउ चाइल्डहुड वुंड स्टेज विद यू फॉरएवर। यस, ओके, परमानेंटली। और वही बच्चा अपने बच्चे को भी, यदि वो वाउंड ठीक नहीं हुआ, वो हील नहीं हुआ,
तो वो अपने बच्चे को भी वो सेम चीज़ ट्रांसफ़र ओके करेगा। ओके सो वन थिंग विच आई डू विद माई किड्स, जो मेरे पापा करते थे, उनकी शॉप थी, तो कोई पैसे काट के वापस देने होते थे, वो मुझे बोलते थे तुम करो। तो नाउ जब मैं अपने बच्चों के साथ ऑटो में जा रही हूँ या टैक्सी में जा रही हूँ, सो आई गिव माई डॉटर द मनी एंड आई से गिव भैया को दो आप, और भैया से 50 रुपीज़ वापस लो, सो शी इंजॉयज दिस। सो इज दिस अ टिप फॉर देम? 100%। एंड तो बच्चे की मनी के साथ या रिलेशनशिप है ना, बहुत पावरफुल होगी। हाँ बच्चा मनी को लेकर नेगेटिव नहीं होगा। राइट एंड वो यदि वहाँ पर पॉजिटिव है तो वो अपने जीवन में पॉजिटिव मनी को ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर लेगा, हाँ। अपॉर्चुनिटी को ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट कर राइट। लेगा बच्चा। सो मेरे पापा ने मुझे ये सिखाया था एंड आई एम गिविंग इट टू माय चाइल्ड। वंडरफुल वंडरफुल। ग्रेट। सो इधर मैं माने इसलिए मैं कहता हूँ कि आप पॉजिटिव पेरेंटिंग करो या नेगेटिव पेरेंटिंग करो, वो सिर्फ आपके बच्चे के लिए नहीं है, वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन डीएनए को चेंज कर रही है। राइट। सो वो बच्चे की हैबिट बनेगी, वो उसके बाद में बच्चे की, वो उसके बाद में बच्चे की। 6 जनरेशन तक कोई एक काम किया जाए, 7वीं जनरेशन के जीन्स में वो आ जाएगा। वाओ, सो इट्स दैट डीप। मतलब आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं समझ आ रहा बच्चे को, सब कुछ जा रहा है। सब कुछ जा रहा है, सब कुछ ओके जा रहा है। ओके ग्रेट ग्रेट। सो कमिंग टू टॉडलर्स, छोटे बच्चे बहुत हाथ चलाते हैं, मारते हैं, चिल्लाते हैं, और कई बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं, तो कई पेरेंट्स बड़े परेशान रहते हैं, दे वांट टू नो कि इनको कैसे संभाले। वंडरफुल। सो पहला, जो आज के छोटे बच्चे हैं वो 2025 2026 के लिए पैदा हुए हैं कि 2056 के लिए पैदा हुए हैं? अभी के लिए नो, नहीं, उनका जो अच्छा, फ्यूचर है, future, उनका जो okay, फ्यूचर है right, right. वो अभी आए हैं, हाँ। बट उनको काम जो करना है वो 2050 2060 2070 में काम Right, करना है, right. राइट? नाउ व्हाट डू यू थिंक, उस समय पे पॉल्यूशन, उस समय पे कंपटीशन, उस समय पे काम करने का तरीका, उस समय पे काम की पेस और स्पीड सेम होगी, कम होगी कि ज़्यादा होगी? ज़्यादा होगी। राइट, कंपटीशन, Yeah. पॉल्यूशन, सब कुछ ज़्यादा होगा, ट्रैवलिंग ज़्यादा होगा, सब कुछ ज़्यादा होगा। राइट। नाउ कैन यू टेल मी कि आज की जो हमारी एनर्जी है वो सेम एनर्जी से वो बच्चा फ्यूचर के कंपटीशन में लड़ पाएगा? नो। नो। एंड इसीलिए ऊपर वाला, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जिसे जिसको भी मानते हैं, उन्होंने आज के लिए तैयार नहीं किया है। ओके। ऊपर वाले को वो चिंता नहीं है कि आज वो सोफा पे कूद रहा है या वो ज़मीन पे लेट रहा है या भागम भाग कर रहा है या चारों क्लास में बैठा नहीं है। ऊपर वाले तो बच्चे को 2050 के लिए तैयार करके भेजा है, 2060 के लिए तैयार करके भेजा है। तो Okay. अभी उनके अंदर जो एनर्जी है वो उनके लेवल की है। अच्छा। नंबर 2, आपके दादा दादी को देखो, सारे मम्मी पापा, एंड वो जो पूरे दिन में काम करते थे और जितना काम करते थे, घर के आजू बाजू छोटी सी शॉप हो या खेती बाड़ी चल के जाना, चल के आना, वो उतने में उनकी पूरी लाइफ चली गई। राइट। मम्मी पापा शायद थोड़ा बहुत एक्टिव हुए, थोड़ा बहुत काम किया। आज हमने जितना काम कर रहे हैं, जितना हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, क्या वो कर पाएंगे प्रीवियस जनरेशन? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। नो। तो हमारा जो कंपटीशन बढ़ने वाला था उसके अकॉर्डिंग हमारी थॉट प्रोसेस ऊपर वाले ने चेंज करके भेजी। अच्छा। सो हमारे बच्चों को आज जो तैयार भगवान ने किया हुआ है वो फ्यूचर के लिए किया है। एंड फ्यूचर में इतनी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। सो यदि आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है तो दुखी होने की बात है कि खुश होने की बात है? खुश होने की खुश होने की बात है। ओके। ना, पहला चीज़ कि वो बच्चे में प्रॉब्लम नहीं है, वो हम माने। नंबर 2, काफ़ी सारे लोग इसको नाम दे देते हैं कि ADD है, LD है, Yes, CP है, ADHD है। ज़्यादातर ADHD सबसे ज़्यादा माना जाता है बिकॉज वो कॉमन है कि बच्चा कूदता रहता है। राइट। राइट। सो मैं कहना चाहूँगा पहली चीज़ कि वो बच्चे को फ्यूचर के लिए तैयार किया है तो चिंता ना करें, वो एनर्जी को यूज़ करना है, सप्रेस नहीं करना है। ज़्यादातर लोग ADHD के लिए फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई वगैरह दे देते हैं राइट। सप्रेस करने के लिए। दैट इज़ वेरी मच रॉन्ग। ओके। एंड मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से सभी पेरेंट जिनके भी ऐसा फील होता है, दे कैन रीड द बुक कॉल्ड ADHD डजंट एग्जिस्ट। ओके। सो ब्रेन को और सारे पैरामीटर्स को यदि हम समझे तो शायद, सॉरी टू से, बट ये एक बहुत बड़ा काइंड ऑफ वैसा चीज़ है मिथ है कि जहाँ पर मे बी शायद मेडिकेशंस के ऊपर वो बच्चा फिर ज़िंदगी भर के लिए चला जाता है, वो स्लो डाउन कर देते हैं स्लो उसको। डाउन कर देता है। अच्छा, सो नहीं लेना चाहिए। मैं कहना चाहूँगा कि पहले बुक पढ़े और अवेयर हो जाए। ओके। नंबर 2, वो जो एनर्जी है उसको नेगेटिवली नहीं पॉजिटिवली देखना शुरू करें। वो बच्चे को टेनिस में, बैडमिंटन में, उसको स्विमिंग में, उसको कराटे में, वैसी जगह पर हम डाइवर्ट करें। ओके। एंड उसको हम पॉजिटिवली यदि अटेंशन देंगे तो मेडिकेशंस हमने कितने सारे बच्चों के छुड़वाए हुए हैं। एंड उसके बाद में उनके स्टडी के परफॉर्मेंस, उनके ऑल ओवर सोशल लाइफ के परफॉर्मेंस ढेर सारे इम्प्रूव हुए हैं। ओके। सो
मेडिकेशंस तब लेना चाहिए जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, बहुत बड़ा कोई चैलेंज हो, तब। बट यदि आप अवेयर पेरेंट है तो कहना चाहूँगा कि कम से कम ज़रूरत है ओके। या ना के बराबर ज़रूरत है। तो ADHD जिनको भी बोलते हैं कि है तो वो परेशान ना हो। वो It खाली does not exist. बुक पढ़ ले। ADHD डजंट एग्जिस्ट, जो खुद मेडिकल डॉक्टर ने लिखी हुई बुक है। अमेजोन गूगल पे डालेंगे, ठीक है, इमीडिएटली तो मिल आपको मिल जाएगा। जाएगी, यू शुड रीड इट। एंड अदरवाइज चैट GPT पे भी डाल देंगे कि फेमस बुक ADHD डजंट एग्जिस्ट, उसका मुझे लिख आ के दे दे, जाएगा। तो वो ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। सो कमिंग टू माइंड पावर फॉर किड्स, इसके लिए भी पेरेंट्स बहुत वरीड रहते हैं कि कैसे इसको फोकस बनाएं, इंटेलिजेंट बनाएं। सो व्हाट आर द टिप्स फॉर दैट? वंडरफुल। सो हमें बच्चों का ब्रेन पावर बढ़ाना है, तो सबसे पहले ब्रेन को समझते हैं, फिर पावर को समझते हैं, ठीक है। राइट? सो ब्रेन या दिमाग किसको दिया? प्रकृति ने दिमाग हमें दिया, तो क्यों दिया? वो तो पहले प्रश्न होना चाहिए। हम सब लोग पीछे पड़े हैं कि भाई बढ़ाना है बढ़ाना Yes, है, बट yes. क्यों है या और किसको दिया और किसको नहीं दिया, यदि वो हम देखें तो मैं कहना चाहता हूँ जहाँ पर मूवमेंट है वहाँ पर ब्रेन है। ओके। जैसे पेड़ पौधों को क्या ब्रेन दिया हुआ है? नो। नो। सो दे आर ऑल्सो लिविंग स्पीशीज, राइट? दे आर ऑल्सो लिविंग स्पीशीज, Right. बट समहाउ उनको ब्रेन नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि उनको मूवमेंट नहीं करना है। तो जहाँ पर कोई भी बॉडी के बैलेंसिंग की बात आती है वहाँ पर ब्रेन की बात आती है। ओके। सो वो स्नेक हो सकता है, वो छोटी सी फिश हो सकती है, वो लायन हो सकता है, या वो हाथी हो सकता है। जहाँ कहीं पर भी मोमेंटम है, जहाँ कहीं पर भी मूवमेंट है, वहाँ पर ब्रेन की ज़रूरत है। अब नाउ नंबर 1, वो सभी लोग मूवमेंट कर लेते हैं। अब ह्यूमन ब्रेन उससे ज़्यादा इवॉल्व है। क्यों? 2 चीज़ों के कारण। नंबर 1, एक तो मूवमेंट है, एंड नंबर 2 इमेजिनेशन है, फ्यूचर का प्लानिंग है। राइट। ये 2 चीज़ में एनिमल के ब्रेन से हम एक चीज़ से अलग है, बट ब्रेन को यदि हम देखें तो हमें लाइक लॉजिकली और मे बी साइंटिफिकली हमें समझ में आएगा कि मूवमेंट इज इक्विवेलेंट टू ब्रेन। ब्रेन। तभी ब्रेन की ज़रूरत है, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। ओके। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, अब हम ब्रेन को डेवलप करना चाहते हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ? मूवमेंट्स। मूवमेंट डेवलपमेंट इज इक्विवेलेंट टू ब्रेन डेवलपमेंट, ओके। राइट? सो मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि हम बच्चे को बिठाएंगे, बच्चे को पढ़ाएंगे, बच्चे को सुडोकू कराएंगे, बच्चे को चेस Right. कराएंगे, बच्चे को क्लास में बिठाएंगे, हाँ, बच्चे को abacus फोनिक्स कराएंगे, कराएंगे। ये कराएंगे। Yeah. बट द साइंटिफिक फंडामेंटल इज कि बॉडी जितना मूव करेगा, बच्चा मे बी बैठे बैठे सुडोकू सॉल्व करे और दूसरा बच्चा पेड़ पे चढ़ता हो, साइंस ये कहता है पहाड़ पे या पेड़ पे चढ़ने वाला जो बच्चा होगा उसका ब्रेन ज़्यादा डेवलप होगा। ओके। स्पेसिफिकली फर्स्ट 5 to 7 years, Okay. जितना ज़्यादा बॉडी मूवमेंट करेगा, जितना ज़्यादा बच्चा भागेगा, दौड़ेगा, कूदेगा, पहाड़ों पे चढ़ेगा, पेड़ पे चढ़ेगा, स्विमिंग करेगा, मिट्टी में खेलेगा, तो साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड, हमने सुना हुआ तो है। तो साउंड बॉडी को पहले रखा गया है स्वामी विवेकानंद के द्वारा, उसके बाद में साउंड माइंड की बात आती है। तो पहला जो भी मम्मी पापा को अपने बच्चों को ज़बरदस्त तरीके से ब्रेन डेवलप करना है, तो हो सके उतना भगाए, हो सके उतना दौड़ाए, हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स फिजिकल एक्टिविटी में, माने वो बच्चे को बैठने का कहना लिटरली इज़ अ क्राइम। ओके। वो बच्चे को बैठ के हाथ में पेंसिल पकड़ाना लिटरली बिफोर द एज ऑफ 7 इज़ अ क्राइम। ज़बरदस्ती यदि हम उसको बिठा रहे हैं, ज़बरदस्ती हम यदि उसको लिखा रहा है, इट इज़ लिटरली अ क्राइम 7 साल से पहले। ओके। एंड उस समय पे यदि हम बच्चा दौड़ रहा है, बच्चा बातें कर रहा है, बच्चा कूद रहा है, दैट इज़ द अल्टीमेट थिंग। ओके। नाउ जैसे मेरा सन अध्याय जो भी फिलहाल बाहर ही बैठा हुआ है, ही इज़ 8 years old, यस। एंड अभी तक उसका बद्रीनाथ केदारनाथ 4 बार कंप्लीट हो चुका है। लास्ट टू लास्ट मंथ ही उसका एवरेस्ट बेस कैंप कंप्लीट हुआ है। वाओ। सो हमने 7 years में मे बी शायद वो मॉल में कम गया है 7 years में, बट वो जंगलों में और पहाड़ों पे ज़्यादा गया हुआ है। ब्यूटीफुल। सो मैं कहना चाहता हूँ कि हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक्टिविटी करवाएंगे, वो सबसे बेस्ट होगा। ग्रेट। नाउ नंबर 2, एंड दैट इज़ अबाउट इमेजिनेशन। अब डेवलपमेंट की सेकंड फेज आता है। पहले फिजिकल बॉडी, फिजिकल बॉडी वो भी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। अब नाउ अब जो एनिमल का और ह्यूमन का यहाँ तक का कॉमन है, ओके। मूवमेंट वाला पार्ट, ठीक है। राइट? नाउ अब आता है इमेजिनेशन वाला पार्ट, जो समहाउ एनिमल्स में नहीं है और हमारे अंदर है। राइट। वो जो प्लानिंग, वो जो हम इमेजिनेशन कर सकते हैं, वो जो हम परमिटेशंस कॉम्बिनेशंस के माध्यम से कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वो शायद एनिमल नहीं कर पाएंगे। वो जो हम करना चाहते हैं उसके लिए बेस्ट चीज़ क्या है पता है? आइंस्टाइन को किसी ने पूछा
कि बच्चे को जीनियस बनाना है, तो क्या करें? या उन्होंने जवाब दिया, कहानी सुनाए। कहानी सुनाए। ओह पत्रकार थे, उनको शायद समझ में नहीं आया। Right. उन्होंने कहा नहीं, आपके जैसा जीनियस बनाना हो, आपसे भी ज़्यादा जीनियस बनाना हो तो क्या करना चाहिए? आइंस्टाइन मुस्कुराए और कहा ज़्यादा कहानी सुनानी चाहिए। ओह सो स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग, नॉट स्टोरी वॉचिंग। ज़्यादातर मम्मी पापा बच्चों को वो यूट्यूब पे दिखाना शुरू कर देते हैं। नो, राइट इंस्टेड मैं कहूँ यूट्यूब पे आप रास्ते में आते वक्त देख ले, कहानी को समझ ले और फिर बच्चे को स्टोरी टेलिंग करें। ग्रेट टिप। सो बच्चा जब छोटा है तो उसके साथ आई कनेक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फर्स्ट 2 to 3 years ऑफ टाइम। तो बच्चे के सामने देखते हुए आप आई कांटेक्ट करते हुए स्टोरी टेलिंग करें विद द एक्सप्रेशन। ओके तो बच्चों का काइंड ऑफ वॉकेब बढ़ेगा, बच्चों का एक्सप्रेशन, बच्चों का सोशल स्किल बढ़ेगा। अब 3, 3.5, 4 साल का हुआ, उसके बाद में अब आप भी लेटे हैं, बच्चा भी लेटा है, एंड बुक में देखते हुए आप क्या करेंगे? कहानी सुनाएंगे। ओके अब नाउ धीरे धीरे उससे क्या होगा? बच्चे की रीडिंग हैबिट डेवलप होगी। सो स्टोरीज पहले आई कांटेक्ट एंड सोशल लाइफ को डेवलप करने में हेल्प करेगा, उसके बाद में बुक रीडिंग के माध्यम से वो उसकी रीडिंग की हैबिट को डेवलप करना शुरू करेगा एंड इमेजिनेशंस भी डेवलप होगा। एंड जब वो 5, 6 years 7 years का होता है, उसके बाद में वो स्टोरी बुक निकाल के उसके हाथ में स्टडी की बुक दे देंगे, वो भी आराम से पढ़ेगा, वो भी आराम से लिखेगा, सिटिंग टॉलरेंस भी अपने आप आ जाएगा। ओह लवली। सो ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए ये 2 स्टेप्स हैं आपके पास। एंड Great. साइंटिफिकली एंड इसके लिए करना पड़ेगा। ये छोटी सी पिल दे देंगे तो लोगों को पसंद आएगी, बट वो टेम्पररी काम करेगी। Right. ये लॉन्ग टर्म के लिए यदि हम चाहते हैं, ये 2 चीज़ इज़ वेरी मच कंपल्सरी। एंड दिस विल गिव यू दैट क्वालिटी टाइम जिसके लिए भी आपने पहले टिप दी थी। यस, तो वो भी हो जाएगा और बच्चे की ब्रेन पावर भी इंक्रीज हो Yes, जाएगी। yes. ओके ग्रेट सर। बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ को कैसे बढ़ा सकते हैं? वंडरफुल। पहली चीज़ जो हम कर सकते हैं, नंबर 1, एंड दैट इज़ कि बच्चे को उसके जो भी काम है ना, वो उसको करने दें। अच्छा हो सके उतनी कम से कम मदद करना शुरू करें। बच्चा जितने काम अपने आप करेगा उतना उसके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। जो शायद हमारे मम्मी पापा ने हमारे अंदर किया हुआ था कि कौन सी कॉलेज में जाना है, क्या होमवर्क करना है, क्या नहीं करना है, सब अपने पे छोड़ा खुद हुआ चूज था। करते थे हम। यार तो हमने अपने अंदर उतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहे कि कोई भी विपरीत परिस्थिति आएगी उसमें भी हम लड़ लेंगे, उतना कॉन्फिडेंस आ गया। तो मुझे लगता है पहले के पेरेंट की ये चीज़ सबसे बेस्ट थी, वो हमें करनी चाहिए कि बच्चे को धीरे 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 सारे काम उसके ऊपर डाल चूज करने दें, दो। उसको चूज़ करने दें, उसको करने दें। नंबर 2, या एंड दैट इज बच्चे के अंदर कौन सी खूबी है वो बच्चे को रोज़ कहना शुरू करें। अच्छा बच्चा कौन सा काम यूनिकली करता है, हाँ। उसकी कौन सी स्ट्रेंथ है, वो बच्चे को बताना शुरू करें। ये 2 चीज़ वस्तु बच्चे को फुल ऑफ कॉन्फिडेंस बनाएगी एंड ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, ओके कॉन्फिडेंट बनाएगी। ओके सो उसको अपने ऊपर विश्वास, आत्मविश्वास बढ़ेगा आत्मविश्वास उसका। बढ़ेगा। यस, ओके सो दिस इज अ ग्रेट टिप फॉर सेल्फ वर्थ। क्योंकि हमारे जैसे अडल्ट बहुत ज़्यादा आज इसके साथ डील कर रहे हैं। दे हैव लो सेल्फ एस्टीम 100% सो मे बी बिकॉज बहुत तारीफ नहीं हुई। नहीं हुई है। अप्रिशिएशन या मोर देन दैट मैं कहना चाहूँगा, हमारे अंदर कौन सी खूबी है वो ज़्यादातर पता नहीं है। मुझे क्या चाहिए वो ज़्यादातर मुझे ही पता नहीं है। ज़्यादातर मदर्स को पूछेंगे कि आपकी कौन सी हॉबी है, आपका कौन सा पैशन है, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि कौन से काम करते वक्त आप खो जाते हैं। तो ज़्यादातर मदर या फादर भी वो जवाब नहीं दे पाते। ट्रू ट्रू ट्रू। सो मुझे लगता है वहाँ पर काम करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सो आई जस्ट शेयर वन थिंग। जैसे मेरे कर्ली बाल हैं तो मुझे पूरे बचपन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया कि छत्ता है, कैसे चिड़िया के घोंसले जैसे बाल हैं। एंड माई मदर वॉज नॉट, वो इतनी डिफेंसिव नहीं थी इस चीज़ को लेके। वो मेरे साथ रहा काफ़ी साल। नाउ एज आई ग्रो अप आई रियलाइज कि दिस इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग आई हैव। यस यस, जैसा आपने कहा कि हमें पता ही नहीं है हाँ, 100% कि व्हाट इज द ब्यूटीफुल थिंग्स या क्या हमारे पास खूबियाँ हैं वो हमें पता ही नहीं है। एंड जो कर्ली हेयर है वो कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग हेयर है। या तो जिनके वो नहीं है, जिनके पतले और स्ट्रेट हेयर है, अब वो हेयर फॉल से परेशान है, तो हमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। ट्रू राइट। ओके सो द बिगेस्ट क्वेश्चन पेरेंटिंग का, स्क्रीन टाइम। बच्चों का स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए, कैसे रोके जिनका बहुत ज़्यादा हो चुका है ऑलरेडी। ओके सो पहला, स्क्रीन टाइम को लेकर हम नेगेटिव ना हो जाए। पहली चीज़, आने वाले समय में जो स्क्रीन है उसका पॉजिटिवली लर्निंग के लिए, करियर के लिए, रिसर्च के लिए, एजुकेशन के लिए यूज़ हो सकता है, वो हम माइंड में रखें। वेरी फर्स्ट थिंग। ओके सेकेंड थिंग कि जो चीज़ गलत है, जैसे रील्स देखना बच्चों की ब्रेन के लिए गलत है,
मारधाड़ वाली चीज़ें देखना या वेब सीरीज़ या एज से पहले कुछ इनअप्रोप्रिएट कंटेंट को देख लेना या वो चीज़ नज़र के सामने आ जाना, वो सारी चीज़ें गलत है। ओके तो हमें क्या करना चाहिए, पहला एक है कंस्ट्रक्ट और दूसरा है प्रोटेक्ट। ओके तो जैसे एक राजमहल बनेगा तो उसके घूमते हुए सबसे पहले किला बनेगा, पैराफरी बनेगा, राइट, Right. फोर्ट डिजाइन होगा, Right. उसके बाद में अंदर का कंस्ट्रक्शन बनेगा। True. सेम में घर भी होता है तो पहले 4 दीवारी बन जाती है, फिर अंदर का बाद में बनता बनता रहता है। तो पहले मम्मी पापा को क्या करना है, प्रोटेक्शन पे फोकस करना है। ओके सो प्रोटेक्शन में रूल नंबर 1, 18 साल से पहले रील देखना इज नॉट अलाउड। इसलिए बच्चे ने हाथ में मोबाइल ऐसे पकड़ा हुआ है तो इमीडिएटली खींच लो, अलाउड नहीं है। एंड वो कब हम कह सकते हैं बेटा हमारे घर पे किसी को भी रील देखना अलाउड नहीं है, उसका मतलब कि घर के अंदर मम्मी पापा दादा दादी जितने भी प्राणी साथ में रह रहे हैं सभी लोगों को ये नियम को फॉलो करना है। तो फिर बच्चे के हाथ में से लेंगे, बच्चा गुस्सा नहीं करेगा क्योंकि उसको पता है मम्मी भी नहीं देखती, कोई भी नहीं देखता। राइट। सो नंबर 1 पर्टिकुलरली हम वो रूल रखेंगे। रूल नंबर 2, 4/2/1। ओके 4 इज दैट इज 4 आवर्स बच्चे ने स्टडी किया है, बच्चे ने मे बी शायद स्कूल पे गया है, होमवर्क किया है, पढ़ाई किया है, उसके बाद 2 घंटा उसने स्पोर्ट्स किया है। स्पोर्ट्स कैन बी इंडोर एंड आउटडोर। इंडोर एंड आउटडोर खेला हुआ है, स्क्रीन के बिना वो यदि रहा हुआ है, गेम में चेस भी हो सकता है और क्रिकेट भी हो सकता है। इंडोर एंड आउटडोर 2 घंटा खेला हुआ है। तो एस फॉर स्टडी, एस फॉर स्पोर्ट्स, देन आफ्टर थर्ड एस आता है, दैट इज ए स्क्रीन, दैट शुड बी 1। सो 1 आवर तक, उसके बाद में ही और शी हैज अर्नड द स्क्रीन। ओके एंड वहाँ पर भी रूल नंबर 1, खड़ा नहीं होना चाहिए और इन अप्रोप्रिएट कंटेंट, एज अप्रोप्रिएट जो हो वही देखेंगे, इन अप्रोप्रिएट नहीं होना चाहिए। सो बच्चा जब भी मे बी नेटफ्लिक्स या कोई भी देख रहा है, वी विल मेक श्योर एज अ मदर एज अ फादर कि बच्चे की जो एज है उसकी प्रोफाइल होनी चाहिए। सो सारे OTT पे दे हैव द प्रोफाइलिंग सिस्टम। सो हमारे घर के अंदर जैसे अध्याय जब छोटा था तो 3.5 वाला जो प्रोफाइल होता है वो था। जब उसने 7 years क्रॉस किए उसका 7+ वाला प्रोफाइल बना। तो जब वो प्रोफाइल के अंदर आप बच्चे की एज डालते हैं तो वो OTT प्लेटफॉर्म उसको वो एज के अकॉर्डिंग जितना देख पाए उतनी ही चीज़ें दिखाएगा। ओके ओके सो वो चीज़ हम ध्यान में रखें। इनकेस यूट्यूब बच्चा देखता है तो बंद करना चाहिए। ऑफिशियली लीगली भी 13 ईयर्स से पहले बच्चे को यूट्यूब इज़ नॉट अलाउड। ओके एंड यूट्यूब किड्स है उसके लिए। यूट्यूब किड्स या यूट्यूब किड्स में भी दे हैव दी 3 प्रोफाइल्स ओके कि 5 साल का बच्चा है, 8 साल का बच्चा है, 8 से 12-13 साल का बच्चा है, अकॉर्डिंगली हमें रखना है। वरना 4 साल के बच्चे को भी गेम के वीडियोस और थोड़े से वायलेंट वीडियोस यूट्यूब किड्स पे भी देखने को मिलेंगे। राइट 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 सो मम्मी पापा नॉट अवेयर। ओके सो मैं कहना चाहूँगा चिंता करने में जितना टाइम जायज़ करते हैं उससे अच्छा सीखने में टाइम को जायज़ करें, राइट राइट तो आप पॉजिटिव पेरेंटिंग कर पाएंगे। ओके ओके सो टेक्नोलॉजी का यूज़ करें आप और ये पैरामीटर्स लगाएं, फिल्टर्स पैरामीटर्स लगाएं। लगाए तो फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ओके है। कोई ग्रेट सो 1 hour इज ओके फॉर किड्स इज टू वॉच। ओके 2 या 3 साल की एज के बाद। पीडियाट्रिक एसोसिएशन, 2 अमेरिकन पीडियाट्रिक एसोसिएशन 2 साल से पहले स्क्रीन टाइम 0 कहता है, मैं 3 साल कहता हूँ। ओके राइट, 3 साल से पहले हम 0 रखें और फिर धीरे 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 हम बढ़ाए। बिकॉज वो अमेरिका की बात है, वहाँ पर वो बच्चे 6 महीने का छोड़ के मम्मी चली जाएगी जॉब पे, बट यहाँ की मम्मी 3 साल तक नहीं जाएगी ज़्यादातर केस में। सो वो जाएगी तो कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम यहाँ पर उसको मिल जाएगी। सो बिकॉज ऑफ दैट मैं कहूँगा कि 3 साल तक यदि हम अवॉइड करें तो सबसे बेस्ट है। ओके ओके ग्रेट। तो सर नेगेटिव इन्फ्लुएंस पे थोड़ा सा बात करना चाहूँगी कि बच्चे पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस, पहले मैं फैमिली के अंदर ही सवाल पूछूंगी उसके बाद बाहर का। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि जैसे कोई रिलेटिव्स हैं या कोई करीबी है जो हमें पता है कि वो अच्छा नहीं है, एज अ पेरेंट वी हैव सीन द वर्ल्ड, पर बच्चे को आप कैसे समझा सकते हैं विदाउट स्केयरिंग द चाइल्ड? कहूँ या नहीं समझाना चाहिए। नहीं समझाना चाहिए, राइट। यदि आपने समझा दिया, आपने उससे दूर कर दिया, तो एक बहुत बड़ी गलती क्या होगी बताएं? बच्चे को सारी गुडी गुडी थिंग्स देंगे, सारी अच्छी अच्छी चीज़ देंगे, सारे अच्छे लोगों के बीच ही रहेगा, तो बड़ा होने के बाद बच्चा उतना भोला भाला, उतना सीधा साधा होगा कि पूरी दुनिया उसको मामू बना के जाएगी। उससे अच्छा अभी कोई फैमिली मेम्बर ही तो है, ओके वो उसको ट्रेन कर रहा है हाउ टू डील विद द इविल पीपल। ओके
तो उसके लिए कोई ना कोई होना तो चाहिए, हाँ, है कि right, नहीं? right. राम के घर पे भी तो मंथरा थे और कृष्ण के समय में भी शकुनी थे, राइट? इट इज़ नॉट अबाउट दी बैड पीपल और और उनके उनके मामा भी इन्फ्लुएंस तो है थे। कैसे, उनके मामा भी तो थे उनको राइट? कैसे भूल गए? सो मैं ये कहना चाहता हूँ हम ये चीज़ को लेकर उतनी ज़्यादा इनसिक्योर है समहाउ, ये जो सारी चीज़ें मम्मी पापा के दिमाग में आती है जस्ट बिकॉज दे आर इनसिक्योर Yeah. और इनकॉन्फिडेंट अबाउट देयर पेरेंटिंग और अबाउट देयर पावर्स, लव पावर्स, कि जो शायद ढेर सारी चीज़ों के बीच में भी, नेगेटिव इन्फ्लुएंस के बीच में भी बच्चे को जीनियस बना सकते हैं। बट यदि वो सोचना शुरू करे तो, यदि वो सीखना शुरू करे तो, Okay. पहली चीज़ कि ऐसा बुरा व्यक्ति या बुरे दोस्त होंगे, मे बी घर में या बाहर भी होंगे, जो बच्चे को बैड वर्ड सिखाएंगे, Yeah. कुछ गलत चीज़ें बच्चे को Yeah. फ़ोन पे या कहीं पर इंटरनेट पे दिखाएंगे। Right. डोंट यू थिंक दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग? Okay. Exposure to bad things. यस। Okay. क्यों मैं आपको कहना चाहता हाँ. हूँ, कोई आए और मेरे बच्चे को गाली सिखा के जाए, मेरे पास बच्चा है और बच्चा उस समय पे घर पे बोलेगा बिकॉज ही और शी इज़ नॉट अवेयर कि क्या उसका गलत मतलब है। एंड जब बच्चे ऐसा बैड वर्ड बोले, मम्मी पापा परेशान होते हैं, किससे सीखा, उससे बोलना बंद, उससे लड़ाई करेंगे। और बच्चे को बहुत ज़्यादा डांटा जाता है। Yeah. बट क्या आप अग्री करते हैं कि हम वो दोस्त से मम्मी पापा मना करने के बावजूद भी कुछ भी करके बात कर लेते थे Yes. और ढेर सारे नए नए वर्ड सीख लेते थे कुछ भी करके? दैट इज़ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। नाउ यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ मम्मी पापा का दूसरा रोल क्या होना चाहिए? पहला कि चिंता ना करे, आपका बच्चा नॉर्मल है। नंबर 2, खुश हो जाए। Okay. एंड खुश होते हुए बच्चे को बोलना है, वाओ बेटा, वेरी गुड, आपको ये चीज़ समझ में आई, वंडरफुल बेटा। आपको पता है मम्मी भी और पापा भी ये शब्दों को जानते हैं और जितने भी बड़े लोग हैं सभी लोग जानते हैं। Okay. पर एक बात बताऊँ बेटा, Yeah. ये जो चीज़ वस्तु है ना, इसका उपयोग हमें कब करना है? तो बेटी है तो आपको कोई छेड़े, आपको कोई परेशान करे, आपको कोई तंग करे, एंड आपके चिल्लाने के बावजूद भी यदि काम ना हो तो सामने वाले की नानी याद कराने के लिए इसका आप उपयोग कर सकते हो। पर बेटा, हम फैमिली के अंदर, पॉजिटिव रिश्तों के अंदर कोई एक अच्छा व्यक्ति है या अच्छे लोग हैं, वहाँ पर ये शब्दों का प्रयोग हम नहीं करते। Okay. राइट? वैसा करते हुए हमें बच्चे को रियल लाइफ के लिए तैयार करना है। बच्चा जब में भी शायद ऐसा कुछ भी सुना नहीं, ऐसा कुछ भी देखा नहीं, एंड वो बच्चा में भी शादी करेगा, डू यू थिंक वो बच्चा में भी शायद जॉब पे जाएगा? डू यू थिंक कि वो ऑफिस के पॉलिटिक्स से बच पाएगा? बुरी चीज़ें उसने नहीं देखी है, मम्मी ने उसको रेडी नहीं किया है, कोई वही बेटी को बहला फुसला के उसका कोई मिसयूज कर सकता है। करेगा, right. डोंट यू थिंक बैड इज इक्विवेलेंट टू गुड? आपके जीवन में भी जो भी बुरे बुरे अनुभव किए हैं, उन्होंने और ज़्यादा आपको स्ट्रांगली गुड Yes, किया हुआ है। 100%. एंड इसीलिए कहना चाहूँगा बैड इज इक्विवेलेंट टू गुड। Okay. So तो उसका बुरा बस अनुभव है, उसको हमें जस्ट खाली डाइवर्ट करना है। डाइवर्ट करना है। Okay, great. मम्मी पापा को खुश होना है और वो दोस्त से बोलना मना नहीं करवाना है, क्योंकि एज अ मदर, एज अ फादर, हम हमारे बच्चों को वो चीज़ नहीं सिखा पाएंगे। Right. Okay. और कोई सिखा रहा है तो डोंट यू थिंक ग्रेटफुल होना चाहिए? ओके, सो जैसे आपको पता है कि कोई फैमिली मेम्बर जो बहुत झूठ बोलता है एंड इट्स अ वेरी बैड हैबिट, तो वो बच्चा ना सीख जाए, एक डर रहता है, मेरे पास है ऐसा सिचुएशन, सो आई एम वेरी स्केर्ड कि वो झूठ बोलने ना लग जाए बिकॉज दैट पर्सन इज अ बिग लायर एंड ऑल दैट, सो हाउ टू डील विद दैट? वंडरफुल। पहला कि वो हमारा डर है, दैट इज आवर चैलेंज, नॉट चाइल्ड चैलेंज। या राइट. एंड यदि वो झूठ बोल रहे हैं, वो चीज़ वस्तु यदि बच्चा देखेगा, बच्चा रियलाइज़ करेगा, बच्चा समझेगा, एंड उसके बाद में लेट बच्चा डिसाइड कि कौन से समय पे उसको सही बोलना है, कौन से समय पे उसको झूठ बोलना है। ओके. हम भी बच्चे को वो ट्रेन कर सकते हैं हाँ. कि बेटा ये हमेशा सच बोलेंगे, वो फ़ायदा है, फैमिली के अंदर हमेशा सच बोलते हैं, दैट इज़ द रूल। ओके. बट इन एनी सिचुएशन, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो झूठ भी आपको मददरूप हो सकता है। हाँ, बोलना पड़ सकता है. लॉर्ड कृष्णा ने भी झूठ का सहारा लिया हुआ है, बट वो किसके लिए? और किसी के भले के लिए, और किसी के फायदे के लिए, सेल्फिशनेस के लिए नहीं। राइट. वो यदि हम लेसन बच्चे को दे पाए तो ऐसे लोगों को हम दूर नहीं कर पाएंगे, कभी भी दूर नहीं कर पाएंगे। और वो लोगों की जितनी ज़्यादा चिंता करेंगे कि उसके कारण बच्चा सीख लेगा तो बच्चा सीख लेगा, तो हम वही एनर्जी बच्चे के में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इंस्टेड हम सच को उतना ब्यूटीफुल बना दे, सच को उतना ज़्यादा पावरफुल बना दे, सच बोलने को उतना ज़्यादा अप्रिशिएट करना शुरू करे कि बच्चे को भी वो जो भी व्यक्ति है उसको देखकर दया आए कि यार बेचारा कितना अंदर से गरीब है,
कि उसको झूठ का सहारा लेना पड़ता है, उसका जीवन कितना खाली है ट्रू, कि सच का वो सामना कर ही नहीं कर ही नहीं सकता। सकता। जब उसको वो नज़र से देखेगा तो बच्चा हमारी गैरहाजिरी में 100 भी झूठे लोग के बीच में रहेगा तो भी वो सच बोलना ही सीखेगा। वाओ वाओ, सच एन एम्पावरिंग थॉट एक्चुअली। लवली लवली। और जैसे आपने कहा कि कृष्ण जी भी झूठ का सहारा लेते थे, और यही चीज़ राम जी और कृष्ण जी को डिफरेंट बनाती है। 16 गुण और 14 गुण थे उनके पास, तो यही थे जिसमें वो मैनिपुलेशन भी जानते थे, एंड इट एक्चुअली हेल्प्ड हिम। यस, ओके ओके, तो ये भी चाहिए हमारे बच्चों को आगे आने में। आज का बच्चा होना चाहिए, सीधे पेड़ जल्दी कटते हैं। सो व्हाट इज़ द टॉप टिप फॉर पेरेंट्स, जो आपको लगता है कि ये 5 चीज़ें तो आपको अपने बच्चों को देनी ही है, सिखानी ही है? मोर देन सिखानी है, उससे अच्छा मैं कहूँगा बच्चों से सीखनी चाहिए। हाँ, ओके। राइट, पहली चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, बच्चों के साथ हम प्रेजेंट में रहना सीखें। बच्चों के पास से हम हमेशा हैप्पी रहना सीखें। बच्चों के साथ में भी शायद अभी हमने डांटा, नाराज़ हो गया और 5 मिनट के बाद फिर से मम्मा मम्मा पापा पापा करके आ जाता है। यस। माने माफ़ करना, ओह, और नंबर 2 भूल जाना। हम शायद माफ़ कर देते पर भूल नहीं पाते हम। बोलते नहीं है। तो माफ़ करना और भूल जाना वो बच्चे से हम सीखें। और सीखने के लिए क्यूरियोसिटी जो बच्चों के अंदर है, ये 5 चीज़ें हम बच्चों से सीख ले तो हम ऑटोमेटिकली बेटर पेरेंट हो ही Better जाएंगे। parent. फिर हमें सिखाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। Okay. बच्चे के अंदर से हम ये सीखेंगे, बच्चा अपने आप अच्छा बड़ा हो जाएगा। ओके, ग्रेट। तो हमें सीखना है उनसे, उन्हें सिखाने के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िए। 100%। इसलिए मैं Okay. कहता हूँ बच्चों को ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, बच्चों को आपके ध्यान की ज़रूरत है, राइट, अवेयरनेस की ज़रूरत है। अवेयरनेस की ज़रूरत है। ओके, सो आपके पास काफ़ी पेरेंट्स आते हैं, एंड यू हैव कंडक्टेड सेमिनार्स, आप लाखों लोगों से मिल चुके हैं। तकरीबन 12 लाख लोगों को ऑन स्टेज अभी तक मिलना हुआ है। वाओ, सो आपकी ऑब्जर्वेशन में व्हाट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक पेरेंट्स आर डूइंग टुडे? बच्चे को सारी चीज़ों में मदद करते रहना और उसको स्ट्रगल करने ना देना, दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक जो मुझे लगता है वो मम्मी पापा करते हैं। और बच्चों को थोड़ी स्ट्रगल करने दे, अच्छा, थोड़ा जीवन में थोड़ा झेलने दे, थोड़ा अपने आप वो करने दे, तो ही वो बच्चा है ना अपने पैरों पे अच्छे से खड़ा होगा, कॉन्फिडेंट होगा। किस तरह के स्ट्रगल? मे बी शायद हमने जो बचपन में झेली है वो नहीं बच्चे को करवा पाएंगे। जैसे मैंने एज ए मैकेनिक के तौर पे मेरी करियर की शुरुआत हुई थी 2 व्हीलर रिपेयर करने से। रियली? 9th 10th 11th एंड 12th 4 years तक मैंने वो काम किया था। 700 रुपये सैलरी हुआ करती थी। पर अब मेरा बेटा जब 9th 10th में आएगा तो इट इज़ वेरी मच श्योर कि उसको मैं वो मैकेनिक के काम में नहीं डालने वाला। बट क्या हम उसको क्रिएटिव स्ट्रगल में डाल सकते हैं? सो ट्रैकिंग हो सकता है, जंगल में जाना हो सकता है, पहाड़ों पे जाना हो सकता है, वो भी तो क्रिएटिव स्ट्रगल है। बच्चे को कराटे करवा सकते हैं, टेनिस या बैडमिंटन करवा सकते हैं। वो जब थक जाए उस वक्त उसको वहाँ पर लेने की जगह और आधा घंटा खिलवाए, वो भी तो हो सकता है। ओके, राइट, बच्चा जब कोई प्रोजेक्ट को लेकर, कोई काम को लेकर, जब वो रात को जग रहा हो या वो सुबह में वो अर्ली मॉर्निंग में उठ के काम कर रहा हो, तो हम उसके पास ना जाए और उसको खुद वो परिस्थिति फेस करने दे, वो भी तो क्रिएटिव स्ट्रगल हो सकता है। ओके, नाइस। सो बच्चा कहाँ पर खो जाता है हाँ, वहाँ पर उसको खोने दे और वहाँ से आप गायब हो जाए, क्रिएटिव स्ट्रगल है। ओके, सो आज हमें क्रिएटिव स्ट्रगल देना तो पड़ेगा। मम्मी वो 2 घंटे में चली जाएगी, "ए, तूने तो पानी नहीं पिया, तूने तो बेटा खाना नहीं खाया, क्या होगा?" अरे जो दिन बच्चा दुनिया में आया ना, पूरी हॉस्पिटल में रो के बता दिया था मुझे दूध पिलाओ, मुझे दूध पिलाओ। राइट, वो भूखा नहीं रह सकता। बोले 6 घंटे हो गए उसने कुछ खाया नहीं, तो अच्छी बात है, फास्टिंग हो गया, अभी और 3-4 घंटे निकलने दो, तो उसकी हेल्थ के लिए अच्छा है। वो छोटी छोटी चीज़ों में हम उसको अटेंशन ना दें, ओके, और यू विल सी कि बच्चा अपने आप उतना पावरफुल बनेगा, ज़बरदस्त होगा। आपकी मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगी। 100%। आप बहुत परेशान रहने लगे हैं आफ्टर द चाइल्ड। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर द पेरेंट्स एक्चुअली, कपल लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, कहीं ना कहीं वो दोनों का बॉन्ड थोड़ा सा दूर होने लगते हैं, क्योंकि थके हुए हैं, ऑफिस का काम है, बच्चों का काम है, फाइनेंशियली भी थोड़ा लोड बढ़ता ही है। सो हाउ टू हैव अ गुड कपल लाइफ, एक टिप? वंडरफुल। ज़्यादातर मम्मियाँ मम्मी बनने के बाद वाइफ बनना भूल जाती हैं, ज़्यादातर पापा पापा बनने के बाद हस्बैंड बनना भूल जाते हैं। पर आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप हस्बैंड एंड वाइफ पहले हैं, मम्मी एंड पापा बाद में। ओके, सो यदि बच्चा रो रहा है और हस्बैंड खाना मांग रहा है तो पहले हस्बैंड को देना चाहिए। अच्छा, 2 ग्लास हमने पानी के भरे, और यदि पहले हस्बैंड को देना है बाद में बच्चे को देना है। मे बी वाइफ को किसी काम में ज़रूरत है आपकी किचन के अंदर, और बच्चा बोल रहा है कि होमवर्क के अंदर पापा मेरी हेल्प करो,
तो पहले मम्मा को हेल्प करने के लिए जाना है, बाद में बच्चे के पास जाना है। बच्चे को बोलना है बेटा पहले मैं मम्मा को किचन में ये चीज़ दे के आया फिर तुम्हारे पास आता हूँ। एंड बच्चा यदि देखता है कि पापा मम्मा को सबसे ज़्यादा प्यार और रिस्पेक्ट करते हैं, मम्मा पापा को सबसे ज़्यादा प्यार और रिस्पेक्ट करती है, तो गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ वो बच्चा मम्मी एंड पापा को लव एंड रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली देना शुरू कर देगा। नॉट ओनली दैट, यदि एज अ कपल जैसे ऑफिस पे जाते वक्त वाइफ के माथे पे चूमते हैं, बच्चे के सामने हमने जादू की जप्पी दी हुई है, हमने हमारी केयर दिखाई हुई है, टीवी या मूवी देखते वक्त हम यदि हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं, ये सारी चीज़ें बच्चे ने देखी है ना, तो माने न माने बच्चे की मैरिड लाइफ ज़्यादा हैप्पी होगी। बच्चे अपने रिलेशनशिप को, अपनी जिम्मेदारी को और अच्छे से निभा पाएंगे, एंड वो भी उस समय पे अपने स्पाउस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा। तो डाइवोर्स और बाकी के जो सारे भी प्रॉब्लम दिख रहे हैं वो कंपैरेटिवली हमारे बच्चों में कम दिखेंगे। तो पहले हस्बैंड या वाइफ है, उसके बाद में बच्चे हैं। वो थे तो बच्चे आए, उतना ध्यान में रखना है। तो पहले वो है, बाद में बच्चे हैं। यूजुअली मदर्स बोलती हैं कि बच्चा जब से आया ये मुझे भूल गए हैं, मुझे पूछता ही नहीं है, क्योंकि आपने पहले बच्चे को रख दिया है। So husband needs to note the point here. मैंने दोनों चीज़ मैंने ज़्यादातर मदर के लिए बच्चा आने के बाद, जैसे मैंने आपको बताया लायनेस बच्चे आने के बाद लायन को धक्का मार के निकाल देगी, सेम में ज़्यादातर ऐसा होता है कि फिर जो वाइफ की तौर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्रायोरिटी थी, अब वो मदर के तौर पे ज़्यादा हो जाती है। एंड वो जो रोमांस है या वो जो पर्सनल टाइम है वो धीरे धीरे वो कम होना शुरू होता है। फिर हस्बैंड का ध्यान बिजनेस पे या काम पे या फिर दोस्तों के साथ या टीवी पे या वेब सीरीज पे थोड़ा लग जाता है। फिर वाइफ रियलाइज़ करती है कि यार अब मुझे ध्यान नहीं देते हैं। तो मेरा ये मानना है कि हम ऐसा ना सोचे कि कौन शुरुआत करे, आज जो अभी देख रहा है वो शुरुआत करे। और ये क्लिप भेज दें, जो दूसरा पार्टनर नहीं देख रहा उसको एक क्लिप भेज दें। यस। ओके सब कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे, आई जस्ट टेक देम। ये मेरे हस्बैंड ने बनाया है स्पेशली, ही इज योर फैन। अरे वाह, सागर इज हिज नेम। अरे वाह, वंडरफुल। ही इज योर फैन, सो ही इन सेड फ्यूचर कभी मिलेंगे जरूर से। यस यू कैन से हाय टू हिम, ही विल बी हैप्पी। यस, हाय सागर जी, कैसे हैं आप? सो आई एम टेकिंग हिज क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन इज पॉकेट मनी गुड और बैड, या कैसे देना चाहिए पैसे? पॉकेट मनी ज़रा भी नहीं देना चाहिए। पॉकेट मनी की जगह पॉकेट इनकम दो। ओके राइट, पॉकेट इनकम इस बच्चे को कोई जिम्मेदारी दो और वो जिम्मेदारी पूरी करने के अगेंस्ट में उसको वो पैसा मिलना चाहिए। और वो जिम्मेदारी मैंने वैसी बड़ी वाली नहीं होनी चाहिए। बच्चे को गिटार पसंद है, वो आपको संडे को गिटार क्लास सिखाएगा, जो वो सीख रहा है वो आपको सिखाएगा, एंड उसके बदले में उसकी ट्यूशन फीस मिलनी चाहिए। राइट, वो 500 रुपया दे रहे थे आप वीकली, उसकी जगह 1000 रुपया दो। और 500 रुपया उसके बैंक में जमा करो, बट उसके अगेंस्ट में उसको आपको गिटार सिखाना है, गिटार का क्लास जो सीखा वो सिखाना है, पियानो सीखना है वो सिखाना है। उसका बच्चे का इंग्लिश अच्छा है, बच्चे का बेबी सोशल मीडिया वो सारा हैंडलिंग करना उनको अच्छा आता है, वो सीखो उनसे। और उसके अगेंस्ट में उनको वो जिम्मेदारी दो। बच्चे को खाना बनाना पसंद होता है कुछ बच्चों को, तो उनको संडे इवनिंग का बोले खाना आप बनाओगे एंड हम 100 रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते तो इतने रुपए का बिल होता, वो पैसा बेटा आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। You prepare that food and Sunday evening should be the kids treat, कि वो हमें ट्रीट करे, वो रेस्टोरेंट में हम गए हैं वैसे हमें घर पे खाना परोसे और सब साथ में बैठ के खाए, एंड वो पैसा हम बच्चे के अकाउंट में ट्रांसफर करें। सो अर्न मनी का कॉन्सेप्ट, अर्न मनी होना चाहिए, नॉट दी फ्री वाला मनी। ओके, सो व्हाट इज द राइट एज टू स्टार्ट दिस? अप्रोक्सीमेटली 10 to 12। 10 to 12। उससे पहले तो पैसों का कुछ डीलिंग? उससे पहले पैसों ज़्यादातर जितनी बात ना हो उतना अच्छा है। पहले लव, केयर, रिलेशनशिप वो चीज़ आनी चाहिए, अनकंडीशनल लव आना चाहिए, फिर धीरे धीरे कंडीशंस जो समाज की है वो उसके सामने आनी चाहिए। ओके सर, टैंट्रम्स और एग्रेशन अगर बहुत ज़्यादा हो गया है तो SOS क्या होना चाहिए पेरेंट के लिए? जादू की जप्पी। जब भी बच्चा ऐसा कुछ भी करता है उसको जादू की जप्पी दे। नंबर 2 कहना चाहूँगा, बच्चे जब चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, उस समय पे एक बात बोले कि बेटा आप जो बोल रहे हो ना, मैं रियली आपकी हेल्प करना चाहता हूँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, समझेंगे? राइट, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप ऐसा करो ना, आंखें साफ करके प्यार से बोल के देखो ना तो मुझे समझ में आएगा। एंड वैसा करके आप उसके बाजू में चले जाएं, पानी पिलाए, माथे पे हाथ घुमाए और बोले बेटा आंखें साफ कर लो। आंखें साफ करने के बाद अब बेटा प्यार से बोलो, मुझे टॉय चाहिए था, चॉकलेट चाहिए था, अरे बस इतनी सी चीज़, अरे चलो मैं दिला देती हूँ। नाउ जब आपने उस तरीके से उसके साथ डील किया 4 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, कि गुस्सा करने पे नहीं सुनेंगे,
समझ में नहीं आया, Okay. प्यार से सुनेंगे, Right. तुरंत दिलाएंगे। बच्चे का प्रोग्राम ही हो गया कि मुझे कुछ भी चाहिए प्यार से बोलो तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। Okay. Okay. बच्चे में विद इन अ मंथ टाइम चेंज आ जाएगा। लवली। कई लोग इग्नोर करते हैं और बोलते हैं कि इग्नोर कर दो, ये अपने आप चुप हो जाएगा। वो गलत, मुझे ऐसा लगता है वो गलत है। जब बुढ़ापे में आप भी रोएंगे वो भी सेम करेगा। ठीक है, मतलब मेरा सही चल रहा है दिमाग। ओके, सो व्हाट इज़ गुड, इंडोर प्लेइंग और आउटडोर? पोल्यूशन है, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, तो कैसे करना चाहिए? यस, बट वी कैन प्लान सम आउटडोर एक्टिविटी। ओके। इन केस नहीं तो इंडोर में डांस या ऐसी कोई चीज़ वस्तु करें, स्कीपिंग, योगा, प्राणायाम, Okay. कि जो हम कर पाए। अच्छा, मूवमेंट भी हो और चाहे मूवमेंट इंडोर में हो। मूवमेंट होना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ओके। मे बी शायद घर में रहेंगे तो स्क्रीन के सामने ज़्यादा पॉल्यूशन है, उससे अच्छा भले पॉल्यूशन में बाहर थोड़ा सा दौड़ लेंगे, थोड़ा सा कूद लेंगे तो माइंड फ्रेश होगा। थोड़ी सी सनलाइट ले लेंगे, थोड़ा सा माइंड फ्रेश होगा, और उसके बाद में कुछ इंडोर करें। इंडोर एंड आउटडोर का दोनों का बैलेंस होना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो आज मॉर्निंग में ही इनफैक्ट अध्याय को लेकर मैं 1 घंटा वॉक करना, या जहाँ पर अभी यही सोसाइटी में हम स्टे है तो पर्टिकुलरली मे बी जो कुछ एक्सरसाइज के इंस्ट्रूमेंट वगैरह थे वहाँ पर एक्सरसाइज करना, वो सब 1-1.5-2 घंटा हम किए, उसके बाद ही घर पे वापस आए। ओके। सो वो कुछ भी हो जाए, वो बच्चे के अंदर वो आदत डालनी है कि कुछ भी हो जाए, सुबह में या रात को घर के बाहर 1 घंटे खुद के लिए जाना चाहिए। ओके, सो इम्पोर्टेंट है आउटडोर जाना। ओके, स्लीप साइकिल के लिए कोई टिप कितना होना चाहिए? फिक्स हो तो ज़्यादा अच्छा है, नंबर 2 हो सके उतना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। जितना सोए बच्चा। बट द रूल इज़ खाने के लिए और स्क्रीन के लिए वो खाना एटलीस्ट 3 घंटा सबसे बेस्ट माना जाता है, बट बच्चे के इसमें 2 घंटे पहले बच्चे ने खा लिया हो और 2 से 3 घंटे पहले स्क्रीन ना देखा हो। ओके। सो 8-9 बजे बच्चे को सोना है तो एटलीस्ट 7 बजे के बाद में स्क्रीन हो सके उतना ना के बराबर रखे। ओके। और मे बी घर की लाइट वगैरह भी हो सके तो डीम और मध्यम मध्यम हो, ताकि बच्चा धीरे धीरे 9 बजे तक सोने के मूड में आ जाए। ओके, ग्रेट। जो दिल्ली जैसे जगहों पे फैंसी स्कूल्स का बहुत कंपटीशन है, सो व्हाट इज़ योर सजेशन कि सिंपल स्कूल भी काफ़ी है या फैंसी स्कूल, महंगा ब्रांड, ये सब चाहिए? आपका जो बजट हो बच्चे के एजुकेशन को लेकर, उसका 70% फीस हो, अच्छा। उसमें फैंसी आती है तो ले लें, नहीं आती है तो जो आती है वो ले लें। ओके। सो मेरा बजट 10,000 का है तो 7,000 का स्कूल, मेरा बजट 1 लाख का है तो 70,000 का स्कूल, मेरा बजट 10 लाख का है तो 7 लाख का स्कूल। ओके। तो वहाँ पर मेरे लेवल या उससे थोड़े से मीडियम लेवल के लोग वहाँ पर होंगे जिनके मौज शौक वगैरह उतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होंगे, वो बच्चों के मेंटल हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा है। ओके। एंड मैं कहूँ बच्चे जो पढ़ेंगे ना, वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कह रहा है कि 7 साल या 8 साल के अंदर हर 7 साल में बच्चे की करियर बदल जाएगी। आने वाले समय में 7 to 8 करियर्स होगी। ओके। तो जो भी स्कूल में आप पढ़ा रहे, जितने भी रुपये आप डाल रहे हैं, वो 5 या 7 साल तक ही काम में आने वाला है। जब बच्चा करियर शुरू करेगा उसके बाद में करियर चेंज हो जाएगी। एज यू सेड कि आपने भी रिपोर्टिंग वगैरह फील्ड में थे, उसके बाद में अभी आपने भी करियर चेंज किया, आने वाले समय में तो ये पेस और ज़्यादा होगा। तो 25 साल तक मैं कहना चाहता हूँ कि वो पैसे ज़्यादा डालने से अच्छा वो पैसा स्टॉक मार्केट में, SIP में, वैसी जगह पर डालना चाहिए, ताकि जब बच्चा बड़ा हो जाए उसके हाथ में हम पैसा दे पाए कि बेटा ये जो तेरी स्कूल का पैसा बचा हुआ था ये वही पैसा है, बेटा तेरा स्टार्टअप शुरू कर। तो फर्स्ट इनिशियल इन्वेस्टर हम ही बने ना। ग्रेट। तो हमने भी वही किया है। तो मे बी शायद हमारे घर के एग्जैक्ट सामने ही स्कूल है, अराउंड 5-5.5 लाख रुपए उसकी फ़ीस है। हम इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, बट हमने 2.5 लाख रुपये फीस है वहाँ पर रखा, और 2.5-3 लाख रुपए जो भी हर ईयर का बचता है वो अध्याय के नाम का स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड में कहीं कहीं इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। तो जब वो बच्चा बड़ा होगा तो मैं भी शायद उस समय पे 22 साल की एज पे उसको बिजनेस करने के लिए और किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं होगी। ओके, ग्रेट। क्योंकि कई पेरेंट्स अपने बजट से बाहर जाके अच्छे स्कूल में डाल रहे हैं, उसके बाद में बच्चा इन्फीरियर फील करेगा। राइट, करते हैं वो बच्चे। ऐसी स्कूल में जाने के बाद वो बच्चा मम्मी पापा को देसी समझना शुरू करता है। राइट, राइट। तो नहीं होना चाहिए। एंड इवन पीपल आर पुटिंग द किड्स 20 किलोमीटर दूर, वो बच्चे 3-3 घंटे ट्रैवल करके घर आ रहे हैं थके हुए, मतलब इज इट वर्थ? मूवमेंट इज इक्वल टू ब्रेन डेवलपमेंट। मैं कहूँ कि वो 1 घंटा 2 घंटा की जगह 15-20 मिनट तक का हो, आधे घंटे तक का हो, दैट्स इट। उससे ज़्यादा है तो नॉट एडवाइजेबल। जितना नज़दीक हो उतना अच्छा है, बट नज़दीक हो और महंगा हो तो फिर थोड़ा दूर वाला रखें। बट मैक्सिमम 30 मिनट, उससे ज़्यादा का ट्रैवलिंग इज नॉट एडवाइजेबल।
राइट, वो 1 घंटा 1.5 घंटा बच्चे को और दौड़ाए और कुदाए और किसी और धमाल मस्ती एक्टिविटी में डाल करे, सकते स्पोर्ट्स हैं। में डाले, कुछ ना कुछ चीज़ें ओके, करें। इट्स नॉट वर्थ कि इतना नो देर आपका नो बच्चा ट्रैवल करे। ओके, जैसे कोई बच्चा आपका बैड वर्ड्स यूज़ करना स्टार्ट कर चुका है और वो पब्लिकली सोशल स्ट्रक्चर में गाली दे रहा है, तो आपको कैसे रोकना है? वंडरफुल। सो पहली चीज़ कि जब हम उसको क्रिटिसाइज करना शुरू करेंगे तब ये बिहेवियर बढ़ेगा, ओके, क्योंकि बच्चे के जो बिहेवियर को अटेंशन मिलेगा बच्चा वो बिहेवियर रिपीट करेगा, ओके, राइट? बच्चे के जो बिहेवियर को अटेंशन मिलेगा बच्चा वो बिहेवियर रिपीट करेगा। उसने गाली दी, लोगों ने अप्रिशिएट किया या अटेंशन दिया, कुछ भी कि ये नहीं करना वो नहीं करना, अटेंशन मिल गया, वो रिपीट होगा राइट, ना। इंस्टेड हम क्या करें, बच्चे ने जब भी ऐसा कुछ बोला, बेटा 1 मिनट अब मेरे पास आओ तो, ओके, एंड उसको हम दूसरे रूम में लेके जाएं, अच्छा, एंड फिर हम कहें कि बेटा हमारे फैमिली में किसी को भी पब्लिकली या अच्छे लोगों के बीच में इस तरीके के शब्द का प्रयोग करना इज़ नॉट अलाउड। देखो बेटा, मम्मी ने पापा ने कभी भी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, एंड आप जब ऐसा बोलते हो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। एंड बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। देखो आप कितना अच्छा क्रिकेट खेलते हो, बेटा आप कितना अच्छा डांस करते हो, एंड जो आपकी इमेज है ना वो फिर लोगों की नज़र में ऐसी हो जाती है कि आप बुरे बच्चे हो। एंड मैं अंदर से जानता हूँ कि बेटा आप दिल के बहुत सच्चे बंदे हो। और अगर अब बच्चा बहुत बहुत ही छोटा है, हाँ, पर फिर भी टॉडलर 3 इयर्स ओल्ड, वो भी समझता समझेगा? है। ओके, लव की भाषा वो 6 दिन का बच्चा समझ जाता है, तो ये तो 3 साल तो बहुत बड़ी बात है। तो उस तरीके से जब आप बात शुरू करेंगे एंड यू विल सी कि वो बच्चा अपने वो इमेज को प्रूव करना शुरू करेगा जो पॉजिटिव वाली है। बट ओके, टोका टाकी करेंगे, सबके बीच में इंसल्ट करेंगे, तो वो सामने सेम रिपीट करेगा। ओके, 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 लास्ट 2 क्वेश्चंस। बच्चों को नमस्ते या कुछ ग्रीट करने के लिए फोर्स करना चाहिए रिलेटिव्स को? हम करना शुरू करें। हम जब घर पे मेहमान आए तो सबको हाय हेलो करते हैं या प्रणाम करते हैं, हमसे बुजुर्ग आए तो पैर छूते हैं। बच्चा धीरे 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 वो देखेगा, और जब उसको अंदर से होगा तो परमानेंट होगा। ओके, बाहर से फोर्स करके लाएंगे तो वो तब तक ही रिस्पेक्ट देगा, तब तक ही पैर छुएगा जब तक आप कहेंगे, आप होंगे। व्हाट डू यू थिंक, पूरी ज़िंदगी आपको उसके पीछे पड़ना पड़े, या फिर नंबर 2 कि बच्चा रियल में संस्कार हो, नॉट फियर ओके, बट संस्कार। तो हम करना शुरू करें, बच्चा देखेगा अपने आप आएगा। अपने आप आ जाएगा। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन, स्क्रिबलिंग ऑन द वॉल्स। बच्चे पूरे घर में, मतलब मेरा पूरा घर की एक एक वॉल पे ड्राइंग है कि क्रेयॉन्स चले हुए हैं, सो वी अलाउड देम, बट कुछ पेरेंट्स नहीं करते हैं और वो बोलते हैं कि बहुत गलत है, दे शुड बी डिसिप्लिन्ड। हमें कुछ रिलेटिव भी आके बोलते हैं कि आपको मना करना चाहिए था। सो इज़ इट राइट और रॉन्ग? मन अगेन वो व्यक्ति की चॉइस हो सकती है, हाँ, बट उसके बाप का घर है या माँ बाप का घर है, तो यदि उसको वहाँ पर छूट नहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी। मैं जस्ट हमारे जो इससे प्रीवियस वाला घर था, या तो वहाँ पर आदि वॉल पे करता था, उसके बाजू में मैं बैठता था, उसके राइट साइड पे मेघा मेरी वाइफ बैठती थी, और हम तीनों करते थे। तो मुझे कोकोनट ट्री बनाना अच्छा लगता है, मेघा को ओम या कृष्णा का या शंकर भगवान का, शिव शक्ति का ड्राइंग करना अच्छा लगता है, वो करती थी। आदि को जो अच्छा लगता था वो करता था, एंड हमारा पूरा घर हमने वैसे किया हुआ था। So, जब कोई आके बोले कि यार आपका तो पूरा रूम लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सब कुछ वैसा है, खाली सीलिंग बाकी है, हाँ, सेम हियर, उसके अलावा सब कुछ है, राइट, तो आप ऐसे कैसे। तो मैं एक ही चीज़ बोलता था, इससे पहले का जो कलर था ना वो तो किसी मजदूर ने किया हुआ था, जिसको तो मैं जानता भी नहीं था। ये जो कलर है ना, ये तो मेरी जान ने किया हुआ है, मेरे बच्चे ने किया हुआ है। तो दिस इज़ मोर प्रीसियस, दिस इज़ मोर ब्यूटीफुल देन द लास्ट वन। wow, lovely end to this episode. You have to be connected to your kids. आपको क्वालिटी टाइम देना है, बच्चों के साथ प्यार से रहना है, और अपने गिल्ट को बिल्कुल शांत कर दें। आप अच्छा कर रहे हैं जितना कर रहे हैं। lovely conversation, PJ sir. It's a honor to host you. Thank you so much. थैंक यू। Thank you so much. अंशुल भाटिया, आपका प्रश्न है कि मेरी डॉटर 15 ईयर्स की है, एंड बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर वो कुछ चीज़ें वैसी कभी कभी डिमांड करती है जो हमें लगता है कि उसकी अभी ज़रूरत नहीं है। तो वैसे सिचुएशन में हम उसको मना कैसे करें, या वो परिस्थिति को हम कंट्रोल कैसे करें। एंड सेकंड क्वेश्चन आपने पूछा हुआ है कि कई बार जब आप पॉडकास्ट सुनते हैं तो वो कहा जाता है कि बच्चों को फ्रीडम दे दो, तो बच्चों को फ्रीडम देना ज़रूरी है या फिर बच्चों को वो कंट्रोल करना ज़रूरी है, ये दोनों के बीच में आपकी असमंजस है। तो ये दोनों प्रश्नों का मैं आंसर देना चाहूँगा। वेरी फर्स्ट थिंग, बच्चे जब टीन एज में पहुँचते हैं उस समय पे बच्चे पीयर प्रेशर का इफ़ेक्ट बच्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा होता है।
सो इन दैट सिचुएशन पहली चीज़, जब भी बच्चा हमारे पास आए, बच्चे के दिमाग में हम एक चीज़ वस्तु डालना शुरू करें, वेरी फर्स्ट थिंग, एंड दैट इज़ कि बेटा ये आपकी नीड है कि ये आपकी वांट है। बिकॉज ऑफ दोस्तों के पास है या मे बी अभी ट्रेंड चल रहा है, और ये यदि आपकी नीड है तो डेफिनेटली मम्मी एंड पापा विल ट्राई टू फुलफिल योर नीड। बट यदि वांट है तो उसके लिए मैं ये चाहूँगा कि आप उसको उसके सामने कोई जिम्मेदारी दें कि बेटा आप 1 महीना रेगुलर स्कूल से टाइम से जाओगे तो 1 महीने के बाद आपकी ये वांट होगी, उसको पूरा किया जाएगा। मे बी आप इतने परसेंटेज लाओगे, उसके बाद में आपको सो एंड सो आपकी ये जो वांट है वो पूरी कर दी जाएगी। सो मेरा ये मानना है कि बच्चा पीयर प्रेशर के कारण नीड वाली चीज़ वस्तु की डिमांड करता है, ग्रोथ वाली चीज़ वस्तु की डिमांड करता है, तो वो हम कंसीडर करें और वो चीज़ वस्तु बच्चे को दिलाएं। एंड यदि वो चीज़ वस्तु नीड वाली नहीं बट वांट वाली है, मे बी शायद अभी ना मिले और बाद में मिले तो चले, वैसा है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि बच्चों के अंदर डिलेड ग्रेटिफिकेशन को हम उसको सिखाएं एंड बच्चे को ये बताया कि बेटा ये वांट है, वो वांट को पूरा करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा माइल काम करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा माइल आपको जाना पड़ेगा। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली बच्चे की जो फैसिलिटी मिल रही है एंड बच्चा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है, दोनों जब बैलेंस में होगी तो वो परफेक्ट एडल्ट बनेगा बच्चा। एंड इन योर केस इट्स योर डॉटर, तो आपकी जो डॉटर जब वो बड़ी बनेगी रिस्पॉन्सिबल एंड हैप्पी ज़रूर से बनेगी। नाउ सेकंड क्वेश्चन कि मे बी फ्रीडम या मे बी स्ट्रिक्टनेस, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि डिसिप्लिन इज़ अ एक्ट ऑफ लव। आई रिपीट, डिसिप्लिन इज़ अ एक्ट ऑफ लव। सो यहाँ पर हम 2 चीज़ वस्तुओं के ऊपर फोकस करेंगे। मैं आपको बताऊँ, गाड़ी के अंदर ब्रेक भी ज़रूरी है और एक्सेलरेटर भी ज़रूरी है। कोई मुझे कहे कि ब्रेक है उसके कारण गाड़ी तेज़ नहीं जा पाती, मैं कहना चाहूँगा नो, ब्रेक है इसीलिए गाड़ी तेज़ी से जा सकती है विद द सेफ्टी। सो वहाँ पर हम ये चीज़ ध्यान में रखें कि मेरे बच्चे के लिए ब्रेक कौन सी है और एक्सेलरेटर कौन सा है। सो एज अ फादर के तौर पे यदि में मेरी डॉटर होती आपकी जगह पर और मैं क्या करता, तो मैं बच्चे को ये चीज़ देता कि बेटा कुछ रूल्स हैं जिसमें थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल हुआ जा सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर फ्रीडम हुआ जा सकता है, बट मैं कहना चाहूँगा कुछ वैल्यूज़ है जहाँ पर फिक्स होना ज़रूरी है। सो एफ एंड एफ तीनों चीज़ों को हम ध्यान में रखें कि कहाँ पर बच्चे को फ्रीडम मिला है, वो बच्चा डिसाइड कर सकता है कि उसको फुटबॉल खेलना है कि टेनिस खेलना है, उसको डांस क्लास में जाना है कि उसको गिटार क्लास में जाना है। इट शुड बी दी फ्रीडम फॉर हर टू चूज़ एनी ऑफ द क्लासेस, मे बी जो उसकी चॉइस हो वो करे। बट कुछ चीज़ें होगी कि जहाँ पर हम थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल होंगे कुछ रूल्स को लेकर, बट कुछ वैल्यूज़ होनी चाहिए कि बेटा आपकी हेल्थ के साथ, मे बी मोरालिटी के साथ, फैमिली फर्स्ट की जो वैल्यू है उसके साथ हम कभी भी कहीं पर भी फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, वहाँ पर कोई भी फ्रीडम नहीं है, वहाँ पर फिक्स वैल्यूज़ है। सो मेरा ये मानना है कि बच्चे के सामने जब आपने वो वैल्यूज़ रखी होगी और उसके बाद में जब बच्चे को फ्रीडम मिलेगा तो बच्चा अच्छे से ग्रो कर पाएगा। उसका मैं बस एग्जांपल दूँ, नदी है ना, उसके दोनों किनारे ज़रूरी हैं। किनारे नदी को रोकते नहीं हैं, बट वो किनारों के कारण नदी जो है वो अच्छी तरीके से बह पाती है। सेम में हमें भी वो किनारों की तरह बैलेंस करना है। जब बच्चा आउट ऑफ द वे जो शायद रूल्स हो सकते हैं या मे भी शायद जो फैमिली वैल्यूज़ हो सकती है, उससे जब बच्चा भटके तो हमारा बैंक का माने जो किनारे है उसका काम आता है, बाकी वो नदी को बहने दे। तो मुझे लगता है आप अपनी डॉटर के साथ बहुत अच्छे से वैल्यू बेस्ड पेरेंटिंग कर पाएंगे। सो पूरा फ्रीडम नॉट नेसेसरी, पूरा फिक्स करना नॉट नेसेसरी, दोनों के बीच का समन्वय इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। प्रिया जी, आपने सवाल पूछा हुआ है कि मेरा बेटा जब वो पढ़ने के लिए बैठे उसका कॉन्सेंट्रेशन अच्छे से रहे, उसको लेकर कौन से वर्ड का प्रयोग किया जाए, कौन से स्पीच वर्ड का प्रयोग किया जाए, इन समाव वो प्रिपेयर तो करता है बट एग्जामिनेशन के समय पे भूल जाता है। तो यहाँ पर 2 पावरफुल चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। वेरी फर्स्ट थिंग, मैं कहूँगा कि आप बच्चे के लिए पॉजिटिव वाटर फार्मूला को फॉलो करना शुरू करें। इसके लिए क्या कर सकते हैं, जब भी आपके सन के लिए मे बी जब आप वाटर बॉटल भरते हैं उसकी स्कूल या ट्यूशन के लिए, तो वो वाटर बॉटल फिल करने के बाद आप राइट हैंड उसके ऊपर रखें, ढक्कन खुला हो और राइट हैंड उसके ऊपर रखें, एंड देन आफ्टर आप बच्चे के दिमाग के अंदर या बच्चे के बिहेवियर के अंदर जो भी चेंज लाना चाहते हैं
वो पॉजिटिव तरीके से कहे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मेरे बेटे का नाम अध्याय है, आपने हालांकि क्वेश्चन में सन का नाम नहीं है, इसलिए मैं अभी फ़िलहाल अध्याय कहूँगा, बट यू विल से योर सन्स नेम। मेरा बेटा अध्याय, आपका कंसंट्रेशन बहुत ही अच्छा है। ये पानी पीने से आपका मेमोरी पावर बहुत ही अच्छा बढ़ रहा है। ये पानी पीने से आप जो भी पढ़ते हो वो एग्ज़ाम में जल्दी से लिख पाते हो, बड़े आराम से लिख पाते हो। आपका कंसंट्रेशन, फोकस एंड मेमोरी पावर तीनों बहुत बढ़िया है। वैसी पॉजिटिव अफर्मेशन देते हुए फिर हम वो ढक्कन को बंद करेंगे, इन वो वाटर बॉटल को आप बच्चे को देना शुरू करें। यू विल सी कि जब हम बच्चे को नेगेटिव, माने तू नहीं पढ़ता है, तेरा कंसंट्रेशन नहीं है, या समहाउ तू पढ़ाई में भूल जाता है, जो भी पढ़ता है वो भूल जाता है, वो फिज़िकली कहने की जगह उसके अंदर जो बदलाव लाना है वो इधर पॉजिटिव वाटर फॉर्मूला के थ्रू, या फिर नंबर 2 मैं कहना चाहूँगा बच्चा जब सो जाए उसके फोरहेड के ऊपर आप हाथ रखें, आपका राइट हैंड, और उसके बाद में वो जो पॉजिटिव अफर्मेशन, जो बच्चे के अंदर पॉजिटिव बदलाव लाने हैं, वो 3 से 4 बार जब आप रिपीट करेंगे मन ही मन में, लाउडली बोलने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ उतर जाएगी कि मेरे बेटे अध्याय, आपका कंसंट्रेशन बहुत ही अच्छा है, आपका मेमोरी पावर बहुत ही अच्छा है, आप राइटिंग करना एंजॉय करते हो, अब जो भी पढ़ते हो आपको जल्दी से याद रह जाता है, आप अच्छे से एग्ज़ाम में लिख पाते हो। उस तरीके से 4 से 5 पॉजिटिव वर्ड्स अब बच्चे के सबकॉन्शियस माइंड में डालना शुरू करें, एंड यदि दोनों चीज़ फॉलो करेंगे डबल रिजल्ट मिलेगा, राइट। सो मुझे लगता है ये 2 चीज़ आपके बच्चे के कंसंट्रेशन, मेमोरी पावर को बढ़ाने में भी हेल्प करेगी और उसका एग्जामिनेशन के अंदर अच्छे से परफॉर्मेंस भी बढ़ा पाएगी। इन एनी सिचुएशन यदि बोनस टिप दूँ तो मे बी यदि बच्चे को मेडिटेशन करवाने के लिए आप यदि बिठाएंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। मे बी शायद आप परीक्षित जुबन पुत्रा मेडिटेशन फॉर स्टूडेंट करते हुए यदि आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे, अभी तक तकरीबन 1.2 मिलियन से ज़्यादा बच्चों ने वो मेडिटेशन किया हुआ है और उनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला हुआ है। सो वहाँ पर पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं, वो अफर्मेशन बच्चा खुद अपने लिए भी करे। सो मुझे लगता है ये 3 चीज़ें आपके बच्चे के बेहतर परसेंटेज के लिए और आने वाले समय में एग्ज़ाम के कंसंट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। थैंक यू।